हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, हमारा टॉपिक है कृषि। ये बताइए, कृषि जो एग्रीकल्चर है वो कितने लोगों को बिल्कुल एकदम क्रम से आती है कि सर इसमें से कुछ भी पूछ लो, मेरा उत्तर गलत नहीं होगा। तो आती है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आती वो समझ लेना। इसके बाद में फिर कृषि में आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे। मैं इसको 1.5 से 2 घंटे से ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो कृषि है वो 7वीं अनुसूची के अनुसार, जिसमें केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन होता है, इसमें कृषि ये राज्य सूची का विषय है। कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का। मतलब कृषि से संबंधित कानून जो है वो कौन बनाएगा? वो राज्य विधानमंडल बनाएगा। कृषि हो गया, कृषि शिक्षा हो गई, कृषि अनुसंधान हो गया, कीट नियंत्रण हो गया, ये सब राज्य। कृषि से जुड़ी जो और कुछ चीजें होती हैं जैसे सिंचाई, सिंचाई में जल की आपूर्ति, नहरें, जल की निकासी, तटबंध, ये भी किसका विषय है? ये भी राज्य सूची का विषय है। वहीं कृषि से जो इनकम होती है, इस पर टैक्स लगाने का अधिकार, ये भी राज्य का है। ये भी किसका है साथी कहोगे भैया? राज्य सरकार का है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। कृषि किसकी गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र में वो सारी गतिविधि आती है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, जल, जंगल, जमीन आदि से जुड़ी है। और कृषि यह प्राथमिक क्षेत्र की एक्टिविटी है। इसमें कृषि का अर्थ ये नहीं कि केवल फसल उगाना, बल्कि कृषि में इससे संबंधित कई सारी संबंध गतिविधि भी आती हैं। तो कृषि होती क्या है? मिट्टी की जुताई करना, फसल उगाना और पशुपालन की कला और विज्ञान, ऐसी प्रक्रिया जिसमें मानव उपभोग या कच्चे माल के लिए पौधे और पशुओं का पालन पोषण किया जाता है, इसी को हम कृषि कहते हैं। ये दो शब्द से मिलकर बना है एग्री प्लस कल्चर। एग्री प्लस कल्चर, इसमें एग्री शब्द का अर्थ हो जाता है साथी मिट्टी इत्यादि से, सॉइल से, और कल्चर का अर्थ होता है उसको उपयोग, एक प्रकार से कह सकते हो उसकी जुताई इत्यादि। पूछा भैया कृषि में और कौन सी गतिविधि शामिल होती है? तो कृषि में आ जाता है फसल उत्पादन, जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल उगाना, पशुपालन, गाय, भैंस, बकरी आदि को पालना, डेयरी फार्मिंग, दूध और उससे बने उत्पादों का उत्पादन, कुक्कुट पालन, अंडा और मांस के लिए मुर्गी पालना, मछली पालन, इसके अलावा रेशम उत्पादन जिसको सेरिकल्चर कहते हैं, और मधुमक्खी पालन जिससे शहद की प्राप्ति हो सके, यह भी कृषि की गतिविधि है। जबकि वानिकी, वनों का प्रबंधन और लकड़ी उत्पादन, यह वानिकी के अंतर्गत आता है। बागवानी की बात करें तो फल, फूल और सजावटी पौधे जो होते हैं, इनकी खेती, बागवानी, यह सब किसका हिस्सा मानी जाती है? यह कृषि का हिस्सा। कृषि की कुछ खास शाखाएं ध्यान दीजिएगा, जैसे सेरिकल्चर, इसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना। फिर आ जाता है फिशी कल्चर, PISCI, इसमें मत्स्य पालन, मछली पालन भी कह सकते हैं। विटिकल्चर, अंगूर का पालन, अंगूर की खेती। एपीकल्चर, मधुमक्खी, शहद और मोम उत्पादन के लिए। पोमोलॉजी होता है फलदार फसल और उनका उत्पादन। ओलेरीकल्चर, यह सब्जियों की खेती से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती से। एग्रोस्टोलॉजी, यह घासों की पहचान, उनकी खेती का विज्ञान। आर्बोरिकल्चर होता है काष्ठीय पौधे, पेड़, झाड़ी, लताओं का संरक्षण करना। जबकि सिल्वीकल्चर आ जाए, इसमें वनों का विकास, देखभाल और वृक्षारोपण। मोरिकल्चर में शहतूत की खेती, मुख्य रूप से रेशम कीट जो होते हैं वो शहतूत के पत्ते खाते हैं। ओलिविकल्चर आ जाए तो जैतून की खेती, जैतून के तेल के लिए। वर्मी कल्चर, इसको केचुआ पालन, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए। एरोपोनिक्स एक खेती होती है जिसमें हवा में बिना मिट्टी के पौधों को हवा में उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स से खेती होती है जल कृषि, मिट्टी के बिना केवल पोषक तत्व वाले पानी में खेती की जाती है, जो आधुनिक तरीके खेती के। तो वही पूछा है आपसे कि 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची का विषय है? कृषि साथी किस सूची का विषय है? या कृषि पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? कृषि से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? कृषि से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? थोड़ा सा तेजी से उत्तर दीजिए। कृषि से संबंधित
तो कहोगे सर कृषि सिंचाई पशुपालन, कृषि सिंचाई पशुपालन, कृषि आ जाए, सिंचाई आ जाए, पशुपालन आ जाए, बाजार और मेले आ जाएं, बाजार और मेले आ जाएं, बाजार मेले, कृषि से हुई इनकम पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स, ये सारी की सारी चीजें ये राज्य सूची का विषय है। ये सारी की सारी किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? जो कृषि है ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? आप कहोगे भैया प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। पूछे कौन सा अधिकार केवल राज्य सरकारों के पास है? इनमें से कौन सा अधिकार? सेवा कर लगाने का अधिकार, कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार, सीमा शुल्क, निगम कर। तो निगम कर हो गया संघ सूची में, सीमा शुल्क हो गया संघ सूची में, सेवा कर हो गया साथ ही संघ सूची में। जो कृषि आय पर टैक्स है यह केवल राज्य सरकार के अधीन है, राज्यों को इस पर टैक्स लगाने का अधिकार है। सेरीकल्चर किसकी खेती को कहते हैं? सेरीकल्चर का संबंध देखिए, फूलों की खेती इसको फ्लोरिकल्चर कह देते हैं, मछली पालन को फिशी, जिसको साथी PISCI कल्चर भी कह सकते हैं, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर, शहद और मोम के लिए, जबकि रेशम के कीटों का पालन रेशम कीट कह सकते हो, रेशम के कीड़े कह सकते हो। इसको कभी कभी पेपर में रेशम कीट भी पूछ लेगा, तो कंफ्यूज मत होना। पूछेगा सिंचाई जल निकासी तटबंध, यह किस सूची का विषय है? सिंचाई जल निकासी तटबंध संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? सिल्वी कल्चर, सबके सब ABCD देकर उत्तर दीजिए थोड़ा तेजी से। होगे देखिए भैया जी, अंगूर की खेती यह विटीकल्चर हो जाती है, अंगूर की खेती विटीकल्चर हो जाती है। वनों का विकास देखभाल, जिसमें वन उगाए जाते हैं लकड़ी के लिए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, यह पोमोलॉजी हो जाती है। यह क्या हो जाती है? पोमोलॉजी, फल उत्पादन। पोमोलॉजी का अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी, इसको पोमोग्रेनेट से याद कीजिएगा। जो पोमोग्रेनेट शब्द होता है इसका अर्थ होता है अनार, अनार एक फल है, तो वहीं से याद कर लेना। घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कह देते हैं, घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी, सब्जियों के अध्ययन को ओलेरिकल्चर, फलदार फसलों की खेती पोमोलॉजी, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। मोरीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोरीकल्चर भाई जैतून की खेती, ये ओलिविकल्चर आ जाता है। जलीय पौधे इनको हाइड्रोपोनिक्स कह देते हैं। सजावटी पौधे ये साथी आपका शहतूत की खेती को जो ये होती है इसे क्या कह देते हैं? मोरीकल्चर। शहतूत की खेती को मोरीकल्चर कह दिया जाता है। भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों को देख लेते हैं। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन खासकर गेहूं चावल, गेहूं पर ज्यादा असर आया, गेहूं पर ज्यादा असर 1966-67 के दौरान भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन, जबकि हरित क्रांति के विस्मय जनक नॉर्मन बोरलो। विस्मय जनक कौन है? नॉर्मन बोरलो, जो भारत में बोनी प्रजाति लेकर आए। ये क्या लेकर आए? जो बोनी प्रजाति थी, जिनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती थी लेकिन उत्पादन हाई इल्ड वैरायटी सीज, जैसे गेहूं के लिए लरमा रोजो करके इत्यादि जो वैरायटी थी। इसके अलावा HYV सीड मशीनों का प्रयोग, रासायनिक खाद, अधिक सिंचाई, इस सबसे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया गया। इसका शब्द किसने दिया है? विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया है, विलियम गॉड। कई जगह साथ ही इसको 1965-66 में दिया हुआ है। श्वेत क्रांति की बात करें, दूध और डेयरी उत्पाद, श्वेत क्रांति जिसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, 1970 में इसकी स्थापना हुई NDDB के सहयोग से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से, जो 1965 में आनंद गुजरात में बना। इसके मुखिया वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक या ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध और डेयरी उत्पाद का उत्पादन। नीली क्रांति मछली पालन, डॉक्टर अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी, अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी।
पीली क्रांति तिलहन उत्पादन 1986 के दरमियान सरसों और सूरजमुखी पर खास फोकस। तैसे सरसों से सैम पित्रोदा, तो पीले फूल होते हैं ना सरसों के, पीली क्रांति। नीली क्रांति मछली नीली समुद्र से याद करिएगा। सुनहरी क्रांति गोल्डन, फल शहद और बागवानी। निरपक टूटेज, तो फल टूट गया ऐसे याद कर लेना, फल टूट गया। अरुण देवता, जल का देवता। हीरा लाल, हीरे मिलते हैं जल से ऐसे याद कर लेना। गुलाबी क्रांति, ये प्याज औषधि और झींगे, प्याज दवाई और झींगा। दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल, पैसे प्याज पैसे पटेल। कृष्ण लाल क्रांति, मांस और टमाटर, विशाल तिवारी, विशाल टमाटर ऐसे भी याद कर लेना। रजत क्रांति, यह सती 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी से प्रेरणा प्राप्त करके अंडा और मुर्गी पालन, रजत क्रांति। जबकि ब्राउन क्रांति की बात करें, चमड़ा, कोको, गैर पारंपरिक ऊर्जा। सदाबहार क्रांति, कृषि का समग्र विकास, जिसको द्वितीय हरित क्रांति भी कह सकते हैं, एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा सदाबहार क्रांति। प्रोटीन क्रांति, उच्च उत्पादन, तकनीक आधारित खेती। काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पाद। ग्रे क्रांति, रासायनिक उर्वरक। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। स्वर्ण रेशा पूछ ले, जूट। गोल्डन पूछे, केवल स्वर्ण क्रांति, तो आ जाएगा शहद, फल, बागवानी। और स्वर्ण के साथ रेशा लगा दे तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट कहते हैं। जबकि रजत पूछे तो अंडा, रजत के साथ रेशा लगा दे तो कहोगे सर कपास। इसके अलावा बैंगनी क्रांति, जिसको पर्पल रिवॉल्यूशन कह देते, लेवेंडर। जम्मू कश्मीर में अरोमा मिशन के तहत सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए। मीठी क्रांति, शहद और मधुमक्खी पालन। गुणवत्तापूर्ण शहद उत्पादन, इसको राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन भी कहा गया। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति, समग्र कृषि विकास। इसमें सारी की सारी क्रांतियों को मिलाकर। और अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। धूसर क्रांति, उर्वरक उत्पादन। केसर क्रांति, सौर ऊर्जा और केसर। केसर क्रांति, सौर ऊर्जा और केसर। सौर ऊर्जा और साथ ही याद रखेगा केतर, केसर। एक परभनी क्रांति हो जाती है, भिंडी का उत्पादन। हाकी, जिसको साथी ब्राउन भी कह देते हैं, यह चमड़ा उत्पादन से संबंधित। ग्रीन गोल्ड, जिसको हरा सोना कहते हैं, बांस के उत्पादन से। जबकि जो एक प्रकार से सिल्वर फाइबर क्रांति, श्वेत स्वर्ण क्रांति भी कह देते हैं, व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन, कपास को व्हाइट गोल्ड कह देते हैं, सिल्वर फाइबर क्रांति के समान ही इसको माना जाता है। एनएच क्रांति, नेशनल हाईवे के विकास से संबंधित। तो बताइए लाल क्रांति का संबंध किससे? विशाल तिवारी, लाल क्रांति। जूट उत्पादन, इसमें हो जाता है स्वर्णिम रेशा, स्वर्ण रेशा क्रांति कह देते। अंडा उत्पादन, रजत क्रांति, जिसको सिल्वर, सिल्वर को हिंदी में रजत कहते हैं। प्याज और झींगा, प्याज गुलाबी रंग की होती है, गुलाबी क्रांति, प्याज, झींगा और औषधि, गुलाबी। तो लाल क्रांति याद रखेगा, मांस और टमाटर से संबंधित। बैंगनी क्रांति, पर्पल रिवॉल्यूशन, बैंगनी क्रांति भाई मसाले, बादामी, बादामी क्रांति, शहतूत, मोरिकल्चर। केसर ये हो जाता है साथ ही आपका केसर, सौर ऊर्जा। लेवेंडर की खेती, लेवेंडर की खेती, बैंगनी क्रांति, पर्पल। नीली क्रांति का जनक, नीली क्रांति। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, सैम पित्रोदा 1986 से 1986। वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति 1970, दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड। एमएस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक। डॉक्टर अरुण कृष्णन, नीली क्रांति, यह मछली पालन से संबंधित है, मछली उत्पादन बढ़ाने से। अमृत क्रांति का उद्देश्य क्या है? अमृत रिवॉल्यूशन का इसमें उद्देश्य क्या है? ओके सर, अमृत उर्वरक हो जाती है बाबू ग्रे, धूसर जिसको कह देते हैं। दुग्ध, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड भी कह देते हैं। आलू हो जाता है गोल क्रांति, जबकि नदी जोड़ो परियोजना, अमृत। परभनी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज का गुलाबी से, आलू का गोल से, टमाटर का लाल से, टमाटर और मांस लाल, जबकि भिंडी याद रखेगा परभनी।
आगे आ जाते हैं फसल। फसल क्या होती है और खेती से संबंधित। अभी तक कृषि उससे संबंधित गतिविधि। जब एक एक किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर किसी खास स्थान पर उगाया जाता है तो उसे फसल कह देते हैं। जैसे गेहूं की फसल आप जानते हैं, केवल एक बड़े से खेत में गेहूं की फसल। बहुफसली खेती क्या होती है? मल्टी क्रॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही भूमि के टुकड़े पर एक वर्ष के दौरान एक से अधिक फसल उगाना उत्पादन बढ़ाने का सबसे आम तरीका है। जैसे आपने गेहूं बोया, गेहूं के बाद में आपने कुछ समय के लिए जायद की कोई फसल बो दी, कोई दाल बो दी कम समय वाली, कोई हीरा तरबूज ककड़ी, और फिर आपने धान की खेती, चावल की खेती। तो एक साल में एक से ज्यादा फसल, इसी को बहुफसली खेती कह देते हैं। इंटरक्रॉपिंग एक शब्द होता है, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ निश्चित कतार इत्यादि में, जैसे गेहूं के साथ सरसों, इस प्रकार से एक ही समय पर दो फसलें जो उगाई जाती हैं। फसल चक्रण क्या हो जाता है? यह भूमि की उर्वरा शक्ति, भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है, उसकी जो सतही फर्टिलिटी है, उसको बचाए रखने के लिए, भूमि उर्वरा रहे, फर्टाइल रहे, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही खेत में पूर्व नियोजित क्रम में बदल बदल कर फसल उगाना, जैसे अनाज के बाद दलहन। मल्चिंग एक तरीका होता है मिट्टी की नमी को बनाए रखने, खरपतवार रोकने के लिए, और साथ में जो इरोजन होता है, जिसको मृदा अपरदन कहते हैं, जो जो हवा होती है वो मृदा अपरदन करती है, तो पौधों के बीच की जो खाली जमीन होती है उसे प्लास्टिक या जैविक कचरे, पुआल आदि से ढक देते हैं। इसी को साथी मल्चिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्चिंग। अब फसल उत्पादन की गतिविधि देखिएगा। जैसे मिट्टी तैयार करना, भाई सबसे पहले फसल उगाते जुताई होती है, इसको मिट्टी तैयार करने को क्या कहते हैं? जुताई, जिसे अंग्रेजी में प्लोविंग कह देते हैं। हाल चलाकर मिट्टी को उलटना पलटना और ढीला करना ताकि जड़ें गहराई तक जा सके। फिर होती है बुवाई। ये साथी आजकल ट्रैक्टर से कर सकते हो, ट्रल से कर सकते हो, ट्रल, हैरो, ये सब क्या होते हैं? पुराने जमाने में हल से करते थे, डाव करके एक यंत्र होता था उससे करते थे। सोइंग, सोइंग का अर्थ होता है बीजों की बुवाई। बुवाई मतलब साफ और स्वस्थ बीजों का चयन करना, उन्हें उचित गहराई व दूरी पर मिट्टी में डालना। तीसरा चरण होता है खाद एवं उर्वरक देना, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जैविक खाद या रासायनिक उर्वरक। फिर आ जाता है सिंचाई, निश्चित अंतराल पर फसलों को पानी देना। पुराने जमाने के तरीके अपना सकते हो या आजकल आधुनिक ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर आ जाता है खरपतवार से सुरक्षा, जिसको निराई कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? निराई, वीडिंग भी कह देते हैं। इसमें वीडिंग में क्या होता है? जो अवांछित पौधे होते हैं, खरपतवार, मुख्य फसल के साथ अनवांटेड प्लांट जो उग जाते हैं, इनको हटाना ताकि फसल के पोषक तत्व ना छीने। फिर जब फसल पक जाती है, हार्वेस्टिंग, कटाई, फसल के पक जाने के बाद कटाई और थ्रेसिंग के द्वारा उसके दानों को साथी अलग किया जाता है। जैसे सिकल जो होती है, सिकल जिसको दरांती कहते हैं, यह पेपर में आ चुका है, यह हार्वेस्टिंग का एक मुख्य यंत्र है। फिर आ जाता है उसका भंडारण करना, जो फसल होती है उसको कीड़े, चूहे, नमी आदि से बचाने के लिए सिलोज करके एक जगह होती है, जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं फसल को, अनाज को बचाने के। अंतर सस्यन जो इंटरक्रॉपिंग होती है, एक ही समय पर कई सारी फसलें, फसल चक्रण में फसलें अलग अलग समय पर। पृथ्वीकाई क्षेत्र में ज्यादा उपज प्राप्त होती है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कृषि औजार समझिए, मिट्टी तैयार करने में हल का उपयोग, लकड़ी का बना जिससे बैलों की जोड़ी द्वारा खींचा जाता है, या फिर साथ ही आजकल जो कल्टीवेटर आ जाते हैं ट्रैक्टर द्वारा संचालित। मिट्टी को समतल करने के लिए पहले पाटल होता था, वुडन प्लैंक, लकड़ी का एक भारी लट्ठा जिसे बैल आदि के द्वारा खींचकर मिट्टी के ढेलों को टूटा जाता था। आजकल इसकी जगह क्या गया है? लेवलर आ गया है। इसकी जगह क्या गया? लेवलर। खरपतवार हटाने के लिए कुदाली का प्रयोग करते, खुरपी का प्रयोग करते, खुरपी से निकालते ना खरपतवार को, और आजकल क्या करते हैं? स्प्रे कर देते, उससे खरपतवार मर जाती है। बुवाई की बात करें तो बुवाई के लिए फनल टूल होते थे, कीप के आकार का औजार, जिसमें बीज डालकर पाइपों के जरिए मिट्टी में पहुंचाया जाता था। आजकल नया औजार क्या है? पुराने और नए औजार में तुलना कर रहा हूं। सीड ड्रिल, जो
मिट्टी से ढक भी देता है और बीज को गहराई में पहुंचाता है। सिंचाई के लिए पुराने जमाने के मोट, पुली सिस्टम, चैन पंप, ढेकली होती थी, रहट चलती थी पुराने जमाने में। पशु या मानव श्रम पर आधारित पारंपरिक तरीके। आजकल क्या जाता है, ड्रिप तंत्र और स्प्रिंकलर सिस्टम। कटाई के लिए दरांती का उपयोग होता था, हाथों से फसल काटने के लिए। और आजकल आधुनिक में क्या जाता है, हार्वेस्टर। ये फसल काटने की बड़ी मशीन होती है। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग हाथों से पटक पटक कर, जैसे आपने कई जगह देखा होगा, जो धान होती है, धान को हाथों से पकड़ पकड़ कर भूसे से अलग किया जाता है दानों को। जो कंबाइन मशीन होती है, इसमें हार्वेस्टर के साथ साथ थ्रेसर भी होता है, तो दानों को अलग करना थ्रेशिंग कहलाती है। तो थ्रेसर और हार्वेस्टर ये कटाई भी करती है और थ्रेसिंग का काम भी करते हैं। जैसे भी गेहूं की कटाई के समय पर आपने अपने गांव में कंबाइन देखे होंगे। फिर आ जाता है सफाई, जो दानों के बीच में मिट्टी आ जाती है, भूसा आ जाता है, उसको फटकना कह देते हैं। ऐसे हवा की मदद से दाने भूसे को अलग किया जाता था। जो विनोइंग मशीन होती है, ये साथी मशीनी तरीके से भी आप इसे अलग कर सकते हैं। अब बताइए, एक ही भूमि के टुकड़े पर एक वर्ष के दौरान एक से अधिक फसल उगाने को क्या कहते हैं? एक ही भूमि के टुकड़े पर एक वर्ष के दौरान एक से अधिक फसल उगाने को क्या कहा जाता है? एक ही भूमि के टुकड़े पर एक वर्ष के दौरान एक से अधिक फसल उगाना। मल्चिंग तो होता है जिसमें साथी पुआल आदि से ढक दिया जाता है, जिससे नमी आदि बनी रहे। इसको कहते हैं फसल चक्रण नहीं, इसको कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग। एक ही वर्ष में एक से ज्यादा फसल। फसल चक्रण होता है बदल बदल कर साल में फसल उगाना। और इंटर क्रॉपिंग, एक ही फसल के साथ एक ही समय पर दो प्रकार के पौधे एक ही खेत में। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए जमीन को प्लास्टिक या पुआल से ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए जो पुआल आदि से ढक देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे मल्चिंग प्रक्रिया कहते हैं। फसलों को पकने के बाद में काटना और फिर दानों को अलग करना, यह क्या कहलाता है? तो सबसे पहले काटने को कटाई कहते हैं और दानों को अलग करने को थ्रेशिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। कौन सा आधुनिक औजार हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का संयुक्त रूप है? इनमें से कौन सा औजार है जो हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का संयुक्त रूप है? इसमें हार्वेस्टर भी होती है, कटाई भी होती है और दानों को पौधे से अलग भी किया जाता है। यह कंबाइन मशीन होती है। एक ही खेत में निश्चित कतारों में दो फसलों को एक साथ उगाना, जैसे गेहूं के साथ में सरसों की खेती। तो निश्चित कतारों में दो फसलों को एक साथ उगाना, इसको इंटर क्रॉपिंग कह देते हैं। इंटर क्रॉपिंग। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों को बदल बदल कर बोने की तकनीक, यह सबसे अच्छा तरीका है। इसमें एक साल में आप इस प्रकार से फसल बो कि जो एक फसल तो आपका उर्वरक तत्वों को, पोषक तत्वों को रिचार्ज कर दे और एक उनको सोख ले, तो इसको कहोगे क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण। बीजों को उचित गहराई और समान दूरी पर बोने के लिए किस आधुनिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? बीजों को उचित गहराई और समान दूरी, कहोगे भैया सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। दूरी भी समान होती है और अधिक गहराई से भी इसको बोया जा सकता है। इनमें से कौन सा सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है? सिंचाई का पारंपरिक तरीका नोजल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, ये आधुनिक तरीके हैं। रहट, ढेकली, ये पुराने तरीके, कुएं से सिंचाई होती थी। भारत के कुछ पारंपरिक सिंचाई पद्धतियां जैसे कुल्ल करके, KULH लिखकर बताओ कमेंट्स में। हिमालयी क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में जो पहाड़ी क्षेत्रों में बहने वाले ग्लेशियर के पानी को छोटी नालियों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाना, यह कुल्ह प्रणाली, यह सती जो 60,244 भर्ती थी उसमें पूछा जा चुका है। बावड़ी होती है राजस्थान, गुजरात में, गहरे कुएं जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां होती है। इसका उपयोग जल भंडारण और सिंचाई दोनों के लिए। जिंग प्रणाली जो है लद्दाख, जिंग कहां पर? लद्दाख। बर्फ के पिघलने से निकलने वाले पानी के छोटे जलाशयों में इकट्ठा किया जाता है और फिर नालियों द्वारा खेतों तक लाया जाता है। आहार अथवा पाइन, यह तरीका दक्षिण बिहार में है। आहार पानी जमा करने वाला तालाब है और पाइन वो नहरें जो नदियों के पानी को आहार
या खेतों तक ले जाती हैं। जबकि अपने गांव देहात में, राजस्थान, अलवर आदि में जोड़ होती है मिट्टी से बना एक छोटा चेक डैम जो वर्षा जल को इकट्ठा रखता है और भूजल को बढ़ावा देता है। बांस ड्रिप मेघालय में पहाड़ियों पर स्थित झरने के पानी को बांस की पाइपों की मदद से दूर स्थित खेतों तक पहुंचाना। कुंड अथवा कुंडी थार रेगिस्तान में पीने और कृषि कार्यों के लिए वर्षा जल संचयन हेतु बनाया गया एक अंडरग्राउंड टैंक। एरी अथवा टैंक तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में तालाब या जलाशयों के माध्यम से सिंचाई की सबसे पुरानी। तमिलनाडु में जो साथी छत का पानी होता है, छत के जल को, जो बारिश का जल होता है, वर्षा जल, उसका संरक्षण करना अनिवार्य है। उसका संरक्षण करना क्या है, ये अनिवार्य है तमिलनाडु में। फिर आ जाता है मोट प्रणाली, इसे पुलिस सिस्टम भी कहते हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए चमड़ी के थैले और रस्सी का उपयोग। चेन पंप, एक पहिए पर लगी चेन और बाल्टियों की मदद से पानी को ऊपर उठाकर नहरों में डाला जाता था। ढेकली, लंबी लकड़ी के एक सिरे पर भारी पत्थर और दूसरे पर बाल्टी बांधकर पानी निकाला जाता था। रहेट, इसे पर्सियन व्हील भी कहते हैं। बैलों की मदद से पहिया घुमाया जाता है जिससे जुड़ी बाल्टियां पानी लेकर ऊपर आ जाती है। पूछा बांस ड्रिप सिंचाई, यह किस राज्य की एक पुरानी और प्रसिद्ध पद्धति है? बांस ड्रिप बिहार में हो जाती है। आहार, बिहार और पाइन, आहार और पाइन। राजस्थान में साथी ये जो चेक डैम वाली सिस्टम हो जाता है, चेक डैम जिसको जोड़ कह देते हैं, जोड़ आदि कह देते हैं, सारे के सारे। हिमाचल प्रदेश में कुल्ह कहा जाता है, कुल्ह। तो ये मेघालय का तरीका है बांस ड्रिप सिंचाई। राजस्थान और गुजरात में पाए जाने वाले गहरे कुएं जिनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। तो कुल्ह कहां पर होता है? हिमाचल प्रदेश में। जिंक कहां पर होता है? कहोगे सर लद्दाख में। गुजरात राजस्थान में बावड़ी। आहार पाइन कहां पर होती है? यह कहोगे सर बिहार में। दक्षिण बिहार की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली आहार पाइन में पाइन का अर्थ क्या होता है? आहार पाइन में पाइन का अर्थ यह पानी ले जाने वाली जो छोटी छोटी नहरें होती हैं। रहेट सिंचाई पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? जिसमें बैलों को घुमाकर कुएं के चारों ओर यह बाल्टी से पानी निकाला जाता था। इसे पर्सियन व्हील भी कह देते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्लेशियर के पानी को खेतों तक पहुंचाने वाली छोटी नालियों को क्या कहा जाता था? छोटी नालियों को क्या कहा जाता था? होगे सर एरी तमिलनाडु में कहा जाता है, जबकि कुल्ह यह हिमाचल प्रदेश में। कुल्ह हिमाचल प्रदेश में। भारत में फसल ऋतु देख लेते हैं कौन कौन सी। तो देखिए भारत में 3 फसल ऋतु होती है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसल जिसकी बुवाई जून जुलाई मानसून वर्षा ऋतु की फसल भी कह देते हैं। तो इनकी बुवाई कब होती है? जून से जुलाई। कटाई होती है अक्टूबर से नवंबर, कई जगह दिसंबर तक भी चली जाती है। कई जगह साथी ये कटाई दिसंबर तक भी, खासकर अक्टूबर नवंबर तक पूरी हो जाती है। तो खरीफ की फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु की फसलें कहते हैं, मानसून के आगमन पर जून जुलाई में बुवाई, अक्टूबर नवंबर में कटाई। इसमें मुख्य फसलें कौन सी होती है खरीफ में? धान चावल की फसल, कपास, कॉटन, मूंग दाल, उड़द, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, रागी, तूर दाल को अरहर दाल भी कहते हैं। तो मूंग, उड़द और अरहर ये तीनों दालें जायद की होती हैं। मूंग, उड़द और मूंग की दाल, उड़द और तूर, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, रागी, तूर, सोयाबीन और तिल की फसल। साथ में जूट की फसल भी। सोयाबीन, तिल, मूंगफली ये सब किसकी होती है? खरीफ। खरीफ के बाद में आ जाती है रबी। इसे शीत ऋतु की फसल भी कह देते हैं। इसमें सितंबर अक्टूबर, हालांकि सितंबर ना कहकर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक भी इसकी बुवाई होती है। दिसंबर तक की बुवाई, मार्च अप्रैल और कई जगह मई तक इसकी कटाई। जो मुख्य मौसम होता है कटाई का वो मार्च और अप्रैल में कट जानी चाहिए, सर्दियों के अंत में। तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में बुवाई होती है रबी की फसल की। शीत ऋतु की फसल है, इसमें आ जाती है गेहूं, जौ, सरसों, चना। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, दाल में मसूर, अलसी, लाही, कुसुम, फ्लावर। तो अलसी, लाही, सरसों, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, अलसी ये किसकी हो जाती है? रबी की फसल। अक्टूबर नवंबर में बुवाई, मार्च अप्रैल में कटाई। अब साथी रबी और खरीफ के बीच में
रबी और खरीफ के बीच में यह बहुत ही कम समय के लिए 50-60 दिन का एक मौसम आ जाता है जिसको जायद की फसल कहते हैं। यह किसके बीच में आता है? रबी और खरीफ के बीच में। इसको ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी कह देते हैं, जब बहुत ही कड़ी गर्मी कहते हैं ना वो पड़ रही होती है। जायद की फसलें 50-60 दिन की, यह मार्च अप्रैल के अंत में साथी बुवाई होती है, जबकि मई जून मानसून से पहले काट ली जाती है, बारिश में खराब हो जाती है। इसमें खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, चारे की फसलें आती हैं। इसकी फसलें आती हैं, चारे की फसलें। भारत में एमएसपी की प्रक्रिया देख लेते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसा मूल्य जिस पर सरकार किसी खाद्य पदार्थ या कृषि उत्पाद को खरीदती है, जबकि एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। गन्ने का एफआरपी दिया जाता है, जो एक प्रकार का कानूनी इसको देना अनिवार्य है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यह सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। इसमें 22 अनिवार्य फसलें, 23वीं गन्ना। तो एमएसपी कुल 23 फसलों की होती है, जिसमें 22 की एमएसपी दी जाती है और 23वीं फसल जो है गन्ना, इसकी एफआरपी दी जाती है। यह सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 1965 में इसका गठन हुआ, 1985 में इसका नाम बदला गया। सिफारिश करता है केवल कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जबकि इसकी घोषणा मंजूरी कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यह घोषणा करती है। अंतिम अधिकार इसके पास है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष। उद्देश्य क्या होता है? बाजार में गिरावट की स्थिति में किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना। जबकि एफआरपी क्या होता है? चीनी मिलों के द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम मूल्य को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाना। इसका आधार क्या है? उत्पादन लागत। इसमें A2 प्लस FL का कम से कम 1.5 गुना। चलिए, एमएसपी के अंतर्गत 22 प्लस 1 गन्ना, जिसमें साथी अनाज हो जाते 7, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। दलहन की फसलें हो जाती है 5, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, जिसमें से चना और मसूर ये रबी की फसलें, अरहर, मूंग और उड़द ये किसकी हो जाती है? ये हो जाती है भैया खरीफ की फसलें, और मसूर हो जाती है जायद की। मसूर कभी कभी जायद और रबी दोनों की हो जाती है। तिलहन की हो जाती है 7, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी और कुसुम। टोटल कितनी हो जाती है? 22 प्लस 1 गन्ना 23। कपास, गन्ना, कच्चा जूट और कोपरा करके जो होती है ये 4 व्यावसायिक हो जाती है। अब बताइए, इनमें से कौन सी फसल खरीफ ऋतु की मुख्य फसल है? आपको फसल का नाम दे देगा, पूछ लेगा भैया कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है, या आपको ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी खरीफ ऋतु की है, पूछेगा इसी से, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो जून जुलाई में क्या हो जाती है? बुवाई। जून जुलाई में होगे सर इसकी बुवाई हो जाती है। मानसून ऋतु की फसलें अक्टूबर, नवंबर और कुछ जगह ये साथी दिसंबर तक भी इनकी कटाई होती है। ये बुवाई का समय, कटाई का समय। सरसों, चना और गेहूं ये रबी की फसलें, जबकि धान, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट इधर में आ जाती है, उड़द आ जाती है, मूंग की दाल आ जाती है, अरहर दाल जिसको तूर की दाल भी कह दिया जाता है। अरहर दाल को क्या कहते हैं? तूर की दाल। सोयाबीन, मूंगफली ये सब किसकी हो जाती है? ये खरीफ ऋतु की फसलें। तो धान या चावल ये खरीफ ऋतु की फसल है। गन्ने के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा किस रूप में की जाती है? और ये साथी केवल गन्ने का मूल्य देना कानूनी है, बाकी एमएसपी सरकार देना दे कोई कानूनी नहीं है। गन्ने के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा एफआरपी के रूप में की जाती है, उचित एवं लाभकारी मूल्य। कोपरा और कच्चा जूट ये किस श्रेणी की फसलें? कोपरा और कच्चा जूट ये किस श्रेणी की फसलें? ये व्यावसायिक फसलें, कमर्शियल क्रॉप है, वाणिज्यिक फसलें भी कह देते हैं। इनको याद रखिएगा, वाणिज्यिक फसलें भी कह देते हैं। जूट, कपास, कोपरा और जो गन्ना हो जाता है, जूट, कपास, कोपरा, गन्ना। भारत में फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश ये कौन सी संस्था करती है?
एमएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? केवल सिफारिश की बात कर रहा हूं। कहोगे भैया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सीएसीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सरसों तथा चना ये किस फसल ऋतु के अंतर्गत आते हैं? जायद, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज। अब जो मौसम चलेगा खरबूज, तरबूज, अब अप्रैल के मध्य से आने लगेंगे, अप्रैल के एंड से तो बहुत ज्यादा। खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, ये सब ये रबी की फसलें। सरसों, गेहूं, चना, जौ, सरसों, गेहूं, चना, जौ, आलू, मटर इत्यादि। तो याद रखिएगा किसकी है? रबी ऋतु की है। चलिए अब पौधे के आधार पर, पौधों के जो भाग होते हैं अलग अलग, उनके आधार पर फसलें देख लेते हैं। कुछ जड़ वाली रूट क्रॉप होती है। एक तो होती है सच्ची जड़ें, जिसके अंदर गाजर, चुकंदर, मूली, शलगम और पार्सनिप भूमि के नीचे पोषक तत्वों से संचित कर फूल जाती हैं। गाजर, चुकंदर, मूली, शलगम, गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, ये कैसे होती है? सच्ची ट्रू रूट्स, जड़ वाली फसलें होती हैं। इनका कौन सा भाग खाया जाता है? जड़। कंद वाली फसलें, जिनको ट्यूबर क्रॉप कह देते हैं, ये संशोधित तना या सती जड़ें होती है। जैसे तना वाली हो जाती है, आलू हो गया, यम की हो गई, अरबी हो गया। आलू, अरबी ऊर्जा के मुख्य स्रोत स्टार्च के रूप में कार्य करती है। कुछ तो हो गई जो तना कंद, जो आपका स्टेम होता है वही ट्यूबर बन जाता है, तो ये हो जाती है आलू और यम। आलू, अरबी की सब्जी ऐसे याद कर लेना। जबकि दूसरा होता है जड़ कंद, जो रूट ट्यूबर होते हैं, इसमें आ जाती है शकरकंद, ये भी ट्यूबर क्रॉप है, या कसावा। शकरकंद और कसावा तने की फसलें हो होती हैं, जिनका तना या डंठल खाया जाता है। शतावरी, अजवाइन, बांस के कोपले, या जो गांठ गोभी होती है, गन्ना होता है, इसका तना खाया जाता है। पत्तेदार, पालक, सलाद का पत्ता, लेट्यूस, पत्ता गोभी, चौलाई, केल, ये सब क्या होते हैं? पत्ते खाए जाते हैं। कंद, जिनको सती बल्ब, देखो ये जो एक ट्यूबर क्रॉप होती है, ट्यूबर क्रॉप अलग है, और जो बल्ब क्रॉप होती है ये अलग है। जैसे प्याज, लहसुन, लीक, शालोट, इसमें क्या होता है? ये बल्ब फसलें होती है। फूल की फसलें देखोगे, ये इसमें अनमेच्योर्ड फ्लावर बड्स जो होती हैं, जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, इन्हें फूल खिलने से पहले काट लिया जाता है। फल फसलें, इनमें परिपक्व अंडाशय होता है, जैसे टमाटर, खीरा, कद्दू, शिमला मिर्च और भिंडी। टमाटर, खीरा, कद्दू, शिमला मिर्च और भिंडी, इसमें मेच्योर ओवेरी होती है, मेच्योर्ड ओवेरी। कुछ बीज और दलहनी होती है, जैसे मक्का, गेहूं, मटर, बीन, सोयाबीन, इनमें क्या होता है? बीज खाया जाता है। आगे आ जाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? कि जो हवा वाली नाइट्रोजन गैस है, इसको नाइट्रेट में बदल देना, एक प्रकार के खाद में बदल देना। यह प्राकृतिक रूप से पौधों को खाद उपलब्ध कराते हैं, नहीं तो आपको यूरिया के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध कराना होता है। एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या है? जीवाणु। ये आपको दलहनी पौधे जो होते हैं, जो फलीदार होते हैं, मटर, जिनको लेग्यूम कहते हैं, लेग्यूम क्रॉप में पाया जाता है। जड़ों की ग्रंथियों में रहकर नाइट्रोजन फिक्स, इसलिए दलहनी और बीन्स वालों से आपको प्रोटीन मिलता है। राइजोबियम बैक्टीरिया नील हरित शैवाल होता है, यह सती मुक्त जीवी है, फ्री फॉर्म में धान के खेत आदि में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। तीसरा हो जाता है एजेटोबैक्टर, यह भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, यह मिट्टी में स्वतंत्र रूप से गैर दलहनी फसलें, गेहूं, मक्का के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। एजोस्पिरिलम करके होती है, इसमें मुख्य रूप से घास और मोटे अनाजों की जड़ों के पास पाया जाता है, यह भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। एक फ्रेंकिया करके होता है, यह गैर दलहनी पौधे की जड़ों में गांठें बनाता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। जैविक स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव इत्यादि के द्वारा, वायुमंडलीय स्थिरीकरण लाइटनिंग के दौरान उच्च तापमान पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड में बदल जाना, या हेबर प्रक्रिया के द्वारा उर्वरक बनाना, नाइट्रोजन को फिक्स करना, यूरिया आदि बनाना। कुछ साथी C3, C4 और कैम पौधे भी होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे हो रहा है? भाई पौधे अपने खाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो किस प्रकार से हो रहा है? इसके 3 तरह के पौधे होते हैं, C3, C4, कैम। इस बार यूपीएसआई में आया C3।
इसमें पहला स्थिर उत्पाद 3 कार्बन वाला पीजीए बनता है, जबकि C4 वाला जो है इसमें 4 कार्बन वाला OAA, और केम जो है ये कैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ये कहां पर होते हैं C3 पौधे? ठंडे और नमी वाले क्षेत्र में। C4 पौधे गर्म और धूप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जबकि केम पौधे अत्यंत शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र में। इनके स्टोमेटा दिन में खुलते, C4 के भी दिन में खुलते, केम के रात में खुलते पानी बचाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण कम, प्रकाश श्वसन के कारण ऊर्जा की हानि होती है। इसमें बहुत ज्यादा साथी प्रकाश संश्लेषण की जो दक्षता है C4 को पौधों में बहुत ज्यादा, जबकि जो केम पौधे होते हैं उनमें भी कम होती है। गेहूं, चावल, जौ, सोयाबीन, कपास ये सब C3 पौधे हैं। मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा ये C4 पौधे हैं। तो C4 पौधे के 4 एग्जांपल बताओ। मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा। जबकि कैक्टस, अनानास, एलोवेरा, नागफनी इनको केम पौधा कहा जाता है। मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा C4 पौधे। C3 लगभग दुनिया के 95% पौधे C3 है। पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। C4 पौधे इनमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। कम पानी, हाई टेम्परेचर में भी भोजन बनाने में मदद। जबकि केम पौधे जो होते हैं, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, केम पौधे जो होते हैं ये मरुस्थलीय पौधे, दिन के समय स्टोमेटा बंद होता है ताकि वाष्पोत्सर्जन से पानी का नुकसान नहीं हो, और रात में CO2 इकट्ठा करते हैं। अब बताइए, आलू जो होता है, आलू असल में पौधे का कौन सा भाग है? जो आलू हम लोग खाते हैं ये पौधे का कौन सा भाग है? पत्ती, पत्ती तो पालक इत्यादि की होती है। फल, फल भी नहीं है। तना या जड़े, जड़ तो गाजर, मूली इत्यादि की होती है। गाजर, मूली। तो ये स्टेम है। ये कौन सा एक प्रकार का स्टेम, जिसे ट्यूबर भी कह देते हैं, ये स्टेम ट्यूबर है। आलू जो होता है क्या होता है? स्टेम ट्यूबर। जबकि रूट ट्यूबर जिसको कह देते हैं ये शकरकंद होता है। रूट ट्यूबर किसको कह देते हैं? आलू, अरबी, ये सब स्टेम ट्यूबर होते हैं। आलू, अरबी। पूछेगा गाजर और मूली इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? गाजर और मूली इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? फूल वाली फसलें, ये तो फूल गोभी इत्यादि हो जाती है। फूल गोभी इत्यादि। जड़ वाली फसलें ये गाजर, मूली। बीज वाली में हो जाता है गेहूं इत्यादि। तना वाली क्या हो जाती है? आलू, अरबी। जबकि आपकी ये हो जाती है क्या बोलते हैं? गन्ना इत्यादि। पूछा मटर और बीन्स, इनके जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया मटर और बीन्स, दलहनी और ऐसे लेग्यूमिनस, इनको लेग्यूम्स कहा जाता है, या जो दलहनी फसलें होती हैं या ये फलीदार फसलें होती हैं लेग्यूमिनस, इनमें राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। धान के खेतों में खाद के रूप में किसको उपयोग किया जाता है? धान के खेतों में खाद के रूप में किसका उपयोग? धान के खेतों में नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। प्याज और लहसुन ये कौन से पार्ट होते हैं? ये बल्ब वाला पार्ट होता है। प्याज और लहसुन बल्ब वाला। मक्का और गन्ना, मक्का, गन्ना ये किस प्रकार के पौधे हैं? मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा। मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा ये C4 पौधे होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के आधार पर मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा किस प्रकार के? C4। कैक्टस जैसे रेगिस्तानी पौधों के स्टोमेटा ये कब खुलते हैं? ये केम प्रकार के पदार्थ होते हैं। इनका साथी रात में खुलते हैं, रात में, जिससे पानी को बचाया जा सके। फूल गोभी में हम पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? फूल गोभी में हम पौधे का कौन सा? होगे सर अपरिपक्व फूल खाते हैं। जबकि जो खीरा इत्यादि होते हैं इसमें फल खाते हैं। इमेच्योर फ्लावर ये फूल गोभी। आगे आ जाते हैं, कृषि भूमि से संबंधित कुछ शब्दावली आ जाती है, जैसे शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, जिसको नेट सोन एरिया कह देते हैं। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र अच्छे से याद रखेगा, वह कुल क्षेत्रफल जिस वर्ष में कम से कम एक बार फसल उगाई जाती है। जैसे आपके पास 10 बीघा है,
उसमें अगर 5 बीघा में कम से कम साल में एक बार फसल उगा रहे हो, उसको शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं। भारत का लगभग 43 से 40% जितना एरिया है उसका 140 मिलियन हेक्टेयर ये शुद्ध बोया क्षेत्र है। मतलब इतने पर एक वर्ष में एक कम से कम एक बार फसल उगाई जाती है। कुल फसली एरिया, टोटल क्रॉप्ड एरिया, या इसको साथ ही ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कह देते हैं। इसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एक वर्ष में जितनी बार किसी क्षेत्र में फसलें बोई जाती है, 2 बार 3 बार, उन सबको काउंट कर लें तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बनेगा, जो लगभग 200 मिलियन। एक वर्ष में केवल एक बार 140 मिलियन। एक से ज्यादा बार जब 2 या 3 बार फसल उगाई जाती है तो इनको अलग अलग गिना जाता है। इस प्रकार से 200 मिलियन हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या होता है? नेट इरिगेटेड एरिया, वह क्षेत्र जहां वर्ष में कम से कम एक बार सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहती है। भारत में लगभग 75 से 78 मिलियन हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र ज्यादा है। फसल गहनता बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कुल फसली क्षेत्र शुद्ध बोई क्षेत्र का अनुपात, कुल फसली क्षेत्र और जो शुद्ध बोया क्षेत्र होता है, इसके अनुपात को क्या कह देते हैं? इसमें टोटल क्रॉप्ड एरिया, जो टोटल क्रॉप्ड एरिया होता है, डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया गुणा 100। टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इंटू 100। इसको अच्छे से याद रखिएगा। लगभग भारत में 142 से 155% ये साथी फसल गहनता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। प्रतिभूमि क्या होती है? वह भूमि जो मिट्टी की उर्वरता वापस पाने के लिए एक या अधिक वर्षों तक खाली छोड़ दी जाती है, कम से कम 1 साल के लिए, और 1 से 5 साल तक के लिए भी खाली छोड़ सकते हैं, जिससे उर्वरता वापस आ जाए। कुछ फसलों का आर्थिक प्रकार से वर्गीकरण होता है, जैसे नकदी फसलें, वह फसलें जिन्हें सीधे बाजार में बेचने और लाभ कमाने के उद्देश्य से उगाया जाता है, न कि घरेलू खपत के लिए, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, सरसों, मूंगफली। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। इसको वाणिज्यिक फसल भी कह देते हैं, इसको नकदी फसल भी कह देते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? इसको बाजार में बेचने के लिए गन्ना। बागानी फसलें, एक बड़े क्षेत्र में एकल फसल के रूप में उगाई जाने वाली वाणिज्यिक फसल, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, नारियल और काजू। खाद्यान्न फसलें क्या हो जाती हैं? जो मुख्य रूप से भोजन के लिए उगाई जाती हैं, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, दालें। फसल गहनता, इसमें भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? जिसकी 182% तक फसल गहनता में भारत का कौन सा राज्य? क्रॉपिंग इंटेंसिटी में भारत का कौन सा राज्य? क्रॉपिंग इंटेंसिटी में भारत का उत्तर प्रदेश क्रॉपिंग इंटेंसिटी में काफी है। वह भूमि जो एक वर्ष से कम समय के लिए खाली छोड़ी जाती है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान प्रतिभूमि। 1 से 5 वर्ष खाली छोड़ दें, पुरानी प्रतिभूमि। नकदी फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाजार में बेचकर लाभ कमाना। नारियल और काजू, इनको प्लांटेशन क्रॉप में रखा जाएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग ये शुद्ध बोया क्षेत्र है? लगभग 43 से, इससे जो शुद्ध बोया क्षेत्र है, देखिए टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है, ये तो भारत का आप कहोगे लगभग 200 मिलियन हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र 75 से 78, लेकिन शुद्ध बुवाई क्षेत्र जिसमें वर्ष में कम से कम एक बार फसल उगाई जाती है, 43 से 46। अब कुछ आंकड़े देख लीजिए भारत में कृषि और भूमि उपयोग के। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जिसको आप 328 मिलियन हेक्टेयर कह सकते हैं। कृषि योग्य भूमि क्षेत्र कितना है? 54.8%। शुद्ध, जिस पर खेती की जा सकती है। शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है? 141-140 मिलियन हेक्टेयर, 42-43 के बीच में, 42.8%। कुल फसली क्षेत्र कितना है? 219.158 मिलियन हेक्टेयर। इसको याद रखिएगा। एक वर्ष में सभी मौसम, रबी, खरीफ फसल, सभी मौसम की फसलों को जोड़ लें। फसल गहनता वर्तमान में कितनी है? 155.4। इसमें ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या टोटल क्रॉप्ड एरिया बटे नेट सोन एरिया
शुद्ध बोया क्षेत्र नीचे आता है, मतलब एक से ज्यादा मौसम की फसलें, एक वर्ष में एक बार की फसलें, गुणा 100। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 77.9 मिलियन हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्र 120.3, लगभग 54.9 कुल फसली क्षेत्र का। सिंचाई के विभिन्न स्रोत, नलकूप सबसे ज्यादा, फिर नहरें, फिर कुएं, फिर अन्य स्रोत, सबसे कम तालाब। उत्तर प्रदेश में देखो कुल भौगोलिक क्षेत्र 241 हेक्टेयर, कृषि के अंतर्गत आ जाएगा भैया 165 लाख हेक्टेयर, लगभग 68% हिस्सा। शुद्ध बोया क्षेत्र 143 लाख हेक्टेयर आ जाता है, लगभग 87% कुल कृषि क्षेत्र का 87%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र यह भी 87%। कुल फसली क्षेत्र 260 लाख हेक्टेयर, फसल गहनता कई बार 182% तक भी उत्तर प्रदेश की फसल गहनता गई है। उत्तर प्रदेश का कृषि में योगदान देखेंगे, जीडीपी में, भारत की जीडीपी में लगभग 18% के करीब, उत्तर प्रदेश में 25 से 27, पूरी भारत की लगभग 45% जनसंख्या, 44-45% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 65% जनसंख्या। कुल भौगोलिक क्षेत्र, कुल कृषि भूमि लगभग 43 से 44%, 42 से 43%। उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का 68%, कृषि भूमि का सिंचित लगभग 55% मान सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि भूमि का 87% तक सिंचित है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में आज भी सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? आप जानते भैया नलकूप, पहले स्थान पर नलकूप, दूसरे स्थान पर आ जाते हैं नहरें, दूसरे स्थान पर क्या जाते हैं? नहरें। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत कृषि के लिए उपयोग होता है? कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग, साथी आप कह सकते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र का कृषि ये 68% के करीब, जिसमें यह सिंचित क्षेत्र कितना है? कुल कृषि का सिंचित 87%। भारत की वर्तमान फसल गहनता कितनी है? भारत की वर्तमान फसल गहनता 155.4%, 182 के आसपास ये उत्तर प्रदेश की हो जाती है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है? लगभग 25 से 27%। भारत के कुल फसली क्षेत्र का कितना हिस्सा सिंचित है? भारत के कुल फसली क्षेत्र का कितना हिस्सा? लगभग 55% के करीब। वहीं उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र का लगभग 87% यह सिंचित सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत कृषि भूमि यह सिंचित है, जहां पर वर्ष में एक बार कम से कम सिंचाई की सुविधा? भारत में 55, उत्तर प्रदेश में 87। भारत में शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है? टोटल एरिया का जहां वर्ष में कम से कम एक बार कोई फसल उगाई जाती है, 219.15 मिलियन हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश की लगभग कितनी परसेंट भूमि आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? कितनी जनसंख्या आजीविका के लिए? भाई 44-45% भारत की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की 65% के करीब। अब उद्देश्य के आधार पर कृषि के प्रकार देख लेते हैं। एक आ जाता है निर्वाह कृषि, केवल साथी जीवन यापन के लिए। किसके लिए? अपने जीवन यापन के लिए। इसके दो प्रकार होते हैं, एक साथी प्रिमिटिव और दूसरी हो जाती है गहन निर्वाह। जो प्रिमिटिव होती है इसे कर्तन और दहन या इसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कह देते हैं, या स्लैश एंड बर्न, क्योंकि जंगल को जलाकर उसकी झाड़ी वनस्पति को साफ करके खेती की जाती है और मिट्टी की उर्वरता कम होने पर दूसरी जगह बदल दी जाती है। इसी को पूर्वोत्तर में झूम की खेती कहते हैं, मक्का, रतालू आदि प्रमुख फसलें। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? जहां पर साथी भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है, कम भूमि जनसंख्या अधिक, तो वहां पर यह की जाती है। कम भूमि पर अधिक श्रम और साधारण औजार, जैसे अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा इत्यादि के क्षेत्रों में चावल इसमें मुख्य फसल है। गहन जीवन निर्वाह कृषि,
दूसरी हो जाती है वाणिज्यिक, कमर्शियल, जिसको नकदी फसलें भी कह देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य फसल को बाजार में बेचना, बड़ी मशीनें, रासायनिक खादों का उपयोग होता है। जैसे पंजाब इत्यादि में गेहूं मक्का व्यावसायिक फसलें, यही साथी गेहूं मक्का उड़ीसा में क्या है, यह गहन निर्वाह में है। इसी में एक रोपण कृषि आती है। वाणिज्यिक खेती बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसलें, अधिक पूंजी तकनीक, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि। एक मिश्रित खेती भी होती है, फसल उगाने के साथ पशुपालन, जैसे डेयरी फार्मिंग। अब भारत में जो स्थानांतरित कृषि होती है, जिसको कर्तन एवं दहन कहते हैं, इसके कुछ अन्य नाम है, जैसे झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पामलू कहते हैं मणिपुर, 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 पामलू, मणिपुर लू, मणि ले लू, ऐसे याद कर लेना। दीपा कहते हैं छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में। बेबर या दहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में। पोडू या पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में। पामा डाबी, कोमान या बरिंगा, इसके उड़ीसा में नाम होते हैं। कुमारी नाम होता है पश्चिमी घाट में। वालरे या वाल्ट्रे होता है राजस्थान में। खिल हिमाचल प्रदेश में कह देते हैं। कुरुवा कह देते हैं झारखंड में। विश्व में भी इसके नाम होते हैं, मेक्सिको में मिल्कवा, वेनेजुएला में कोनुको, रोका में ब्राजील, मध्य अमेरिका कोंगो में मसोले, इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, श्रीलंका में इसको चीना कहते हैं, म्यांमार में तोंग्या, फिलीपींस में केगिन, फिलीपींस गिन, कितने पिंस हुए गिन, तोंग्या कह देते म्यांमार में, यूमा कह देते जावा इंडोनेशिया, और तमराई कह देते थाईलैंड में। झूम खेती को तमराई कहां पर कहते हैं, थाईलैंड में। बताइए कर्तन और दहन कृषि, जिसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं, उत्तर पूर्व भारत में किस नाम से जानी जाती है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, जिसको स्थानांतरण, क्योंकि कुछ समय के बाद में यहां से जनजातियों के द्वारा यह खेती पुराने जमाने के तरीकों से जनजातियों के द्वारा की जाती है। पुराने जमाने के तौर तरीके और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और सती बारिश आदि पर निर्भर रहते हैं। तो दीपा कहां पर कह देते हैं? छत्तीसगढ़ में बस्तर, बेबर दहिया एमपी में, झूम कहते उत्तर पूर्व में, पामलू कह देते मणिपुर में। पामलू क्या कह देते मणिपुर में। वह कौन सी कृषि पद्धति है जिसमें फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है? फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित खेती कह देते हैं। विश्व स्तर पर मेक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। रोका कहते ब्राजील, लदांग कहते मलेशिया इंडोनेशिया में, मलेशिया इंडोनेशिया, मसोले कह देते मेक्सिको, मिल्पा कह देते साथी आपका मिल्पा, मसोले, मिल्पा कह देते मेक्सिको में, मिल्पा, मसोले कह देते कांगो में। मसोले क्या कह देते? कांगो। तो मसोले याद रखिएगा मध्य अफ्रीका कोंगो, मिल्पा कह देते इसको मेक्सिको और मध्य अमेरिका में। मणिपुर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस स्थानीय नाम से पुकारा जाता है? मणिपुर राज्य में स्थानांतरित कृषि को पामलू मणिपुर में कह देते, कुमारी कह देते वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट कर्नाटक तमिलनाडु इत्यादि में, ओडू पेंडा कह देते आंध्र प्रदेश में, कुरुवा कह देते झारखंड में, कुरुवा झारखंड। पूछा रोपण कृषि, यह मुख्य रूप से किन फसलों को उगाया जाता है? रोपण कृषि में। अभी भी साथी ऐसे बहुत से हैं कृषि में आपको कुछ नहीं आता, इस क्लास को कंप्लीट कर लोगे कृषि की टेंशन फ्री। अब जब इसका रिवीजन करो कि भैया इसके 50 से 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसी के लिए आपको याद होना चाहिए। इसी के 50-100 इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर 31 रुपए की गुरु दक्षिणा में आपके लिए टॉप रैंक रिवीजन कैप्सूल। कितने लोग टॉप रैंक रिवीजन कैप्सूल से जुड़ चुके हैं? यस लिखो। जो नहीं जुड़े वो बच्चा आज के आज जरूर जुड़ जाना। ये जितनी मेहनत 2-2 ढाई घंटे की क्लास में हुई है, इसे 15-15 20-20 मिनट में रिवाइज कर लोगे और वो चीजें उंगलियों पर रहेंगी, तभी इसका फायदा है। मैं तो एक आइडिया देता चल रहा हूं। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, इस प्रकार की खेती। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से? ब्राजील में स्थानांतरित कृषि
आप खुद से पेमेंट नहीं कर पा रहे, किसी साइबर कैफे या किसी दुकान इत्यादि से कर दो, पर ये आपके पास होना चाहिए। लास्ट है ये, थोड़ी सी और जान। और किस लिए? इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि आपको उंगलियों पर कुछ चीजें याद हो जाए। 20 दिन में क्या करोगे? कितनी वीडियो देखोगे? जब तक खुद नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। और ये कोई मैं ताजमहल बनाने के लिए नहीं कर रहा, मुझे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मेरी और मेरी टीम ने मेहनत की है इस पर। पूरी यूट्यूब खोज लेना, चैलेंज दे रहा हूं। जितने टॉपिक एग्जाम पे हमने कराए, मैंने कराए हैं, मेरे टीचर ने कराए हैं, कहीं भी मिल जाए इतने क्रम में इतना कंटेंट, उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो क्यों कराया जा रहा है ये सब? इसलिए कि तुम बाकियों से 5-10 क्वेश्चन कम ज्यादा करके आओ, तभी तो तुम्हारा नंबर आएगा। अपने बच्चे को और कैसे आगे निकालूं? तो कोच हूं, टीचर हूं, कुछ तो उसको अलग दूंगा। ये खोपड़ी में आ रही हो तो यस लिख दो। चीना कहां पर कहते हैं? बस थोड़ा सा रह गया है, आधे घंटे का। चीना साथी श्रीलंका, कोनू को कह देते वेनेजुएला में, कोनू को वेनेजुएला। रो का ब्राजील, रो का ब्राजील, रे हो जाता वियतनाम, रे हो जाता वियतनाम, रो का ब्राजील। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट में कृषि को, और किसी को मत देना, तुम अपना कैप्सूल अपना पढ़ो। कहोगे भैया वालरे कहते राजस्थान में, खिल कहते हिमाचल प्रदेश में, कुमारी कहते पश्चिमी घाट में, दीपा छत्तीसगढ़। इंडोनेशिया मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते? तमराई कह देते थाईलैंड, थाई तमराई। तोंग्या कह देते म्यांमार में, लद्दाख कह देते इंडोनेशिया मलेशिया, मसोले कह देते मध्य अफ्रीका कांगो। अब वैश्विक कृषि उत्पादन में भारत का स्थान देखते हैं। पहला स्थान किसमें? दूध, गन्ना, जूट, मोटा अनाज, अरंडी के बीज, कैस्टर ऑयल, आम, केला, पपीता, अदरक, भिंडी, नींबू, अमरूद। इन सब में भारत का पहला स्थान है। दूध में, गन्ना में, जूट में, मोटे अनाजों में अरंडी, आम, केला, पपीता, आम, केला, पपीता, अदरक, भिंडी, नींबू, अमरूद, आम, केला, पपीता, अदरक, भिंडी, नींबू, अमरूद। दूसरा स्थान किसमें? गेहूं में, चावल में, हम इसमें प्रथम हो गए। अभी कुछ समय पहले कृषि मंत्री ने बताया चाय, आलू, प्याज, आलू, प्याज, लहसुन, टोटल फल और सब्जी में देखें तो चीन के बाद में दूसरे। जूट में पहले स्थान है, कपास में दूसरा, मछली पालन और मूंगफली इसमें हम लोग दूसरे स्थान पर है। उर्वरक फर्टिलाइजर में तीसरा, उत्पादन खपत दोनों, चना, नारियल, सरसों इसमें तीसरा। तो देखिए जो खाद्यान्न फसलें, चावल में हम लोग पहले पर पहुंच गए। गेहूं, चाय, आलू, प्याज, आलू प्याज बहुत ही कॉमन है। लहसुन, फल सब्जी, कपास इनमें कौन से स्थान पर? दूसरा। जबकि आम, केला, पपीता, अदरक, भिंडी, नींबू, अमरूद, तो आम, केला, पपीता, अमरूद इनमें साथी हम लोग पहले पर, अदरक, भिंडी, नींबू में पहले पर, दूध, गन्ना, जूट, मोटे अनाज में पहले पर। जबकि कृषि उत्पादों में उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न टोटल में पहले स्थान पर, गेहूं में पहले स्थान पर। देखिए 2025-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में तो उत्तर प्रदेश को चावल में भी पहले स्थान पर लिया है। उत्तर प्रदेश को चावल में पहले स्थान पर, तेलंगाना को दूसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल को तीसरे स्थान पर। अभी जनवरी में जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है तो गेहूं चावल दोनों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। समझिए मेरी बात। तो गेहूं तो 30 से 35%, गन्ने में पहले स्थान पर, यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल भी है। आलू में पहले मटर, आलू, मटर, दूध, आलू 40%, दूध 15.7% के साथ पहले स्थान पर, आलू, मटर, दूध। मांस में पहले स्थान पर, सबसे बड़ा मांस उत्पादक आम और आंवला, इसमें भी साथी पहले स्थान पर, आम और आंवला। मेंथा में पहले स्थान पर, विश्व में भी पहला है। चावल में दूसरा, हालांकि अब साथी चावल में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान ही माना गया है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। बाजरा, मसूर इसमें दूसरा स्थान। शहद उत्पादन में भी साथी आगे है। तो राजस्थान के बाद में बाजरे में दूसरा, बाजरा मसूर में दूसरा हो जाता है।
कुछ विशिष्ट गतिविधियां देखो। अफीम, सर्वाधिक उत्पादन अफीम का बाराबंकी में, जबकि खेती गाजीपुर में साथ ही इसकी फैक्ट्री भी है, गाजीपुर में फैक्ट्री भी है। औषधीय खेती, मेरठ सहारनपुर में एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी की खेती। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 14 जून 1989 लखनऊ। अब बताइए वैश्विक स्तर पर भारत किन फसलों के उत्पादन में पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर तो गेहूं हो जाता है, इसमें दूसरे पर, चावल में पहले पर। आम की बात करो, आम, केला, पपीता, आम, केला, पपीता, आम, केला, पपीता, अमरूद, भिंडी, भिंडी हो जाती है, नींबू हो जाता है, अदरक हो जाता है, अदरक हो जाता है इसमें। दूध, जूट, दूध और जूट। चावल में भी साथी कृषि मंत्री पहला स्थान बता रहे हैं। गेहूं में हम लोग दूसरे स्थान पर है, गेहूं, कपास, आलू, प्याज में दूसरे स्थान पर, उर्वरक में तीसरे पर। तो कहोगे बड़े भैया दूध, आम, केला इनमें हम लोग पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश भारत के कुल गन्ना उत्पादन में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? भाई सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लगभग 54-55%। उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? इतने सीक्वेंस से तुम्हें कृषि लेकर चल रहा हूं, कोई किताब चैलेंज दे रहा हूं, कोई किताब में सीक्वेंस मिल जाए, इंडिया की किसी किताब में, किसी वेबसाइट पर मिल जाए, एक साथ किसी वेबसाइट पर, किसी वेबसाइट पर, किसी नोट्स में, उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। यह कंटेंट जो तुम्हें दे रहा हूं एक जगह कहीं भी मिल जाए, एक जगह तो छोड़ो 10 जगह मिलाकर भी मिल जाए, 10 जगह मिलाकर भी, एक जगह छोड़ो 10 जगह मिलाओगे तब भी। दुग्ध उत्पादन में पहला, विश्व में भी भारत का पहला है। चावल में उत्तर प्रदेश का, साथ ही नए आंकड़ों के हिसाब से स्थान बताइए, नए आंकड़े, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आया है, अब तो साथी पश्चिम बंगाल तो 2-3 साल से पहले नंबर पर नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 हम लोग ये डाटा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का पहला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम का उत्पादन? बाराबंकी, जबकि फैक्ट्री कहां पर है? जबकि सती सहारनपुर में ये संतरे इत्यादि का उत्पादन हो जाता है। वहीं प्रतापगढ़ में ये आंवला इत्यादि का, प्रतापगढ़ में आंवला इत्यादि का। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री, क्लास के बाद में खुद चेक कर लेना आर्थिक सर्वेक्षण को, हो गए सर गाजीपुर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 14 जून 1989 लखनऊ। उत्पादन पहले स्थान पर नहीं है उत्तर प्रदेश इनमें से किसके उत्पादन में? मेहनता, गेहूं, आलू तीनों, बाजरे में राजस्थान के बाद दूसरा। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र, देखिए मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र तो 3 होते हैं। मुख्य कितने होते हैं? 3। कुल कितने होते हैं? 9। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हो गए सर? 15। उत्तर प्रदेश में मुख्य तो तराई क्षेत्र हो जाता है, तराई भाबर और तराई हिमालय की तलहटी जैसे सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत। पश्चिमी मैदान मेरठ मंडल आसपास के क्षेत्र। मध्य पश्चिमी ये बरेली, मुरादाबाद। दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान आगरा, अलीगढ़, मथुरा। मध्य मैदान लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर। बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर शुष्क क्षेत्र। उत्तर पूर्वी मैदान गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया। पूर्वी मैदान वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या, आजमगढ़। विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर, सोनभद्र। दक्षिणी इलाहाबाद के प्रयागराज के पहाड़ी क्षेत्र। टोटल 9, कुल 9। मुख्य कितने होते हैं? 3। कृषि नीतियों की बात करें, पहली राष्ट्रीय कृषि गणना एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है 1970-71 प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। भैया कितने वर्ष में? जो कृषि की पहली जनगणना थी, कृषि गणना कह देते एग्रीकल्चर सेंसस, 1970-71 में हुई और प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। जबकि पहला राष्ट्रीय कृषि आयोग 1970 एन.आर. मृधा ये साथी इसके अध्यक्ष थे। 1976 में रिपोर्ट आई, 15 रिपोर्ट आई। इन्होंने शहरी, ग्रामीण और फार्म वानिकी को 3 क्षेत्रों में बांटा था। तो जो पहला कृषि आयोग था
पहला राष्ट्रीय कृषि आयोग नेशनल कमीशन और एग्रीकल्चर एनआर मिर्धा इसके अध्यक्ष थे 1970। भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000, भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 को आई, 4% वार्षिक दर। राष्ट्रीय किसान आयोग यह पहले फरवरी 2004 में, फिर साथी इसका गठन कब किया गया? इसका गठन एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। इसी ने एमएसपी की सिफारिश किस पर की जाए वो बात कही। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004, जबकि राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000, बाद में 18 नवंबर 2004 को इसका गठन हुआ एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। जो पहले अध्यक्ष बने थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 के अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन, जबकि राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000, 4% की वार्षिक वृद्धि दर। राष्ट्रीय किसान नीति यह कृषि नीति है साल 2000 की, जबकि किसान नीति यह मई 2007 में आई। किसान नीति कब आई? मई 2007 में। 2026 को महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, महिला किसान वर्ष 2026। उत्तर प्रदेश की कृषि नीति की बात करें, उत्तर प्रदेश कृषि नीति संशोधित यह 2013 में आई है, 5.1। सबसे पहले 1999 में कृषि को उद्योग का दर्जा, फिर 2013 में उत्तर प्रदेश कृषि नीति। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ 1989। यूपी गन्ना मूल्य नीति, यह साथी स्टेट एडवाइजरी प्राइस होता है, राज्य परामर्शित मूल्य। इस बार 2025-26 के लिए एफआरपी के ऊपर, एफआरपी तो केंद्र सरकार तय करती है गन्ने का, फिर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार स्टेट एडवाइजरी प्राइस भी इस पे घोषित करती है, जो कि 390 रुपए प्रति क्विंटल, अच्छे गन्ने का 430 रुपए बढ़ाए गए, 360 से 390। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के अनुसार भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को कुल कितने? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र। उत्तर प्रदेश राज्य को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अगर मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र आ जाए, अगर क्या जाए मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र, तो भाई 3 होंगे। मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र कितने होंगे? 3, जबकि कुल पूछा है टोटल होंगे 9। भारत में 15, उत्तर प्रदेश में 9। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? 2004 राष्ट्रीय किसान आयोग, एमएस स्वामीनाथन। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से जिले? झांसी, ललितपुर, हमीरपुर इत्यादि। कृषि गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? पहली 1970-71। अब कितने वर्षों के अंतराल पर यह कृषि गणना होती है? प्रत्येक 5 वर्ष। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय देख लेते, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 17 नवंबर 1960। उस समय यूपी था, वर्तमान उत्तराखंड, पंतनगर। अमेरिका के मॉडल के आधार पर पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में एक बात करें तो एक तो साथी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में, बाकी राज्य कृषि विश्वविद्यालय जिसमें पहला चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का राज्य लेवल का है, पहला कानपुर में चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर, जबकि आचार्य नरेंद्र देव के नाम पर यह अयोध्या के कुमारगंज में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मेरठ में, बांदा के नाम पर बांदा, और सेम हिंगन बॉटम यह डिम्ड प्रयागराज में है कृषि विश्वविद्यालय। अभी साथी इसमें एक कृषि विश्वविद्यालय भगवान महात्मा गौतम बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय यह कुशीनगर में भी बन रहा है। गौतम बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में भी स्थापित हो रहा है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में भी स्थापित हो रहा है। भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देखें तो 3 प्रमुख केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। एक का तो नाम ही है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मणिपुर के इंफाल में। सीधा पूछेगा उत्तर दे देना। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें
ये 16 जुलाई 1929। इसका अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री, अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री। इसके कुछ राष्ट्रीय संस्थान है जिनको डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया हुआ है आईसीएआर ने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी ने साथ ही भारत में हरित क्रांति का जो झंडा लहराया था, इसको पूसा संस्थान भी कह देते हैं, पूसा संस्थान। नई दिल्ली में आईएआरआई, आईवीआरआई इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जतनगर बरेली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में, डेयरी करना, सीआईएफई केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई, फिशरी एजुकेशन के ऊपर ये 4 डिम्ड विश्वविद्यालय। इसके अलावा कुछ भारत में आईसीएआर ने ये अनुसंधान संस्थान है जिनको दर्जा दिया हुआ है। तो मेन अनुसंधान संस्थान आपको करा रहा हूं, जैसे लगभग 65 है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, उपोषण बागवानी लखनऊ, आलू अनुसंधान शिमला, चावल अनुसंधान केंद्रीय आ जाए, कैसे केंद्रीय, कैसे कटक। और अगर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आ जाए तो यह हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है कहोगे सर? हैदराबाद में। कुछ राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी होते हैं, जैसे मिथुन जो पशु होता है नागालैंड, केमल ऊंट के ऊपर बीकानेर, लीची का मुजफ्फरपुर, जबकि अंगूर का कहां पर हो जाता है? पुणे में। कुछ निदेशालय भी हो जाते हैं, जैसे प्याज और लहसुन पुणे में, जो मशरूम होता है सोलन हिमाचल प्रदेश, पोल्ट्री के ऊपर, ये मांस के ऊपर हैदराबाद। कुछ राष्ट्रीय ब्यूरो होते हैं, पशु आनुवंशिक संसाधन करनाल, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक दिल्ली, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? तो याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो जीबीपीयूएटी की स्थापना 1960 अमेरिका के मॉडल पर आधारित पंतनगर, उस समय तो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जबकि चारागाह और कृषि वानिकी, चारागाह और वानिकी ये दोनों झांसी में, चारागाह और वानिकी झांसी में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ। सब्जी अनुसंधान, जिसको वेजिटेबल रिसर्च अंग्रेजी में देख लेना, कानपुर में दलहन, सब्जी का हो जाता है वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में स्थापना, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के झांसी में। भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा करनाल, भारतीय पशु चिकित्सा और पक्षी अनुसंधान, पशु चिकित्सा भी यहीं पर है, पक्षी अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। होगे सर? इज्जतनगर बरेली। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान, दलहन और चीनी, दलहन भी यहीं पर है, चीनी भी यहीं पर है, कानपुर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यह हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में। कुछ राष्ट्रीय संस्थान पूसा नई दिल्ली, आईवीआरआई इज्जतनगर, एनडीआरआई करनाल, मात्स्यिकी शिक्षा मुंबई। जबकि साथ ही चावल, भारतीय चावल की बात आ जाए हैदराबाद, मक्का की बात आ जाए लुधियाना, गेहूं और जौ करनाल, दलहन शोध संस्थान कानपुर, गन्ना शोध संस्थान लखनऊ। गन्ना प्रजनन की बात आ जाए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, सब्जी वाराणसी, आलू शिमला, तंबाकू जिसको साथी वाणिज्यिक खेती, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसको वाणिज्यिक खेती नाम कर दिया है, तंबाकू वाले का वाणिज्यिक खेती। ये राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक राल और गोंद रांची, राल से राल, राल से गोंची, रांची। चरागाह और चारा ये झांसी। जबकि साथी उपोषण बागवानी लखनऊ, शुष्क बागवानी बीकानेर, शीतोष्ण बागवानी श्रीनगर, रोपड़ फसल केरल कासरगोड, बागवानी बेंगलुरु, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। बनाना मतलब केले के ऊपर रिसर्च का है त्रिची, खट्टे फलों का नागपुर, अंगूर का पुणे,
लीची का मुजफ्फरपुर बिहार, अनार का सोलापुर महाराष्ट्र, ऊंट का बीकानेर, घोड़े का हो जाएगा हिसार, मिथुन का नागालैंड, याक का हो जाता अरुणाचल प्रदेश, सुअर का गुवाहाटी। तुम में से जितने सुअर है सबको साथी गुवाहाटी भेजूंगा रिसर्च करने के लिए। और बीज मसाले होते जीरा धनिया, इनका अजमेर। कुछ साथी निदेशालय भी है आईसीआर के। मूंगफली का कहोगे सर जूनागढ़, सरसों का भरतपुर राजस्थान, सोयाबीन इंदौर मध्य प्रदेश, प्याज लहसुन पुणे, मशरूम हिमाचल प्रदेश, मुर्गा पालन हैदराबाद, पादप आनुवंशिकी नई दिल्ली, पशु आनुवंशिकी करनाल, मछली आनुवंशिकी लखनऊ, मृदा सर्वेक्षण नागपुर, कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव मऊ। जबकि मृदा विज्ञान ये हो जाता है भोपाल में। मृदा विज्ञान कहां पर है? होगे सर भोपाल में। अब आ जाओ भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी कानपुर में दलहन हो जाता है, सब्जी हो जाता है वाराणसी। उपोषण बागवानी, जबकि गन्ना अनुसंधान ये लखनऊ में। केंद्रीय उपोषण बागवानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल, श्रीनगर में होता है शीतोषण जो सती टेम्परेट। जबकि बीकानेर में शुष्क बागवानी। बेंगलुरु में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। लखनऊ में उपोषण बागवानी। लीची अनुसंधान केंद्र बताओ कहां पर है? नागपुर में खट्टे फल, पुणे में हो जाएगा बच्चा अंगूर का, प्याज का, लहसन का। पुणे में प्याज लहसन, नागपुर में खट्टे फल और केंद्रीय कपास। जबकि त्रिची में हो जाता है केले का, त्रिची में है केला। मुजफ्फरपुर बिहार लीची। सरसों अनुसंधान निदेशालय, सरसों कहां पर है? देखिए जूनागढ़ में मूंगफली का होता है, जूनागढ़ गुजरात में मूंगफली निदेशालय। सोयाबीन का हो जाता है मध्य प्रदेश इंदौर, सोयाबीन का हो जाएगा इंदौर। जबकि सरसों राजस्थान के भरतपुर। भारतीय चरागाह और चारा, यहीं पर एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी भी है, यहीं पर एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी भी है। झांसी मत्स्यिकी आनुवांशिकी, मछली का आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, यह लखनऊ में स्थित है मछली का। प्याज और लहसुन अनुसंधान, प्याज और लहसुन पर रिसर्च। प्याज और लहसुन पुणे में हो जाता है सती अनार के ऊपर, पुणे में। नागपुर कपास और खट्टे फल वाला, खट्टे फल हो गए सर पुणे में, प्याज और लहसुन और अंगूर। घोड़े के ऊपर रिसर्च कहां पर होती है? इक्वाइंस। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान, यहीं पर भैंस का भी होता है, भैंस का। जबकि गेहूं जो ये सब कहां पर? करनाल। हो गए भैया अश्व, अश्व हो जाता है हिसार, अश्व हो जाता है हिसार। कुछ प्रमुख फसलों की किस्में देख लो। गेहूं की यूपी 29-30, यूपी 26-2, यूपी 256, 29-67, 30-86, WH व्हीट 11-5, PBW 343, राज सोनालिका, कल्याण सोना, ये सब गेहूं की किस्में। चावल की काला नमक चावल सिद्धार्थनगर GI टैग। बासमती पूसा 11-21, जया रत्ना साकेत, सरजू महसूरी सांबा, जया रत्ना, ये सब क्या है? चावल की। आम की मलियाबाद लखनऊ, ये दशहरी, लंगड़ा वाराणसी, चौसा सफेदा आम्रपाली, बोनी किस्म होती है। मल्लिका अल्फांसो या हापुस। अरहर की हो जाती है यूपी AS A4 अरहर 120, पूसा 9 अरहर, बहार अरहर है, इसमें भी आ गया। अमर, अरहर खा के अमर हो जाओगे, दाल खा के। प्रभात और पारस मालवीय, प्रभात पारस ये सब अरहर अथवा तूर। अरहर की दाल को तूर की दाल भी कह दे, भूलना मत। अमरूद की इलाहाबादी सफेदा, L49 लखनऊ सरदार, चित्तीदार। इलाहाबादी सुरखा लाल गूदा होता है जिसका, इलाहाबादी सफेदा, ये अमरूद की किस्में हैं। अमरूद में भी उत्तर प्रदेश का पहला। आलू कुफरी लगा होगा, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी चिप्सोना चिप्स के लिए। कुफरी इसलिए क्योंकि इसका अनुसंधान संस्थान शिमला के कुफरी में। सरसों की हो जाती है वरुणा, वरुण की तरह चमको। पूसा बोल्ड, बोल्ड हो गया चिकना होके सरसों के तेल से। रोहिणी, सरसों का तेल लगाओ बालों में, रो मत।
क्रांति होगी सरसों के तेल की, पीताम्बरी पीली, लक्ष्मी पीले पीले, धन सरसों, गोल्ड पीला, पूसा जय जवान जय किसान सरसों। आलू कुफरी, कुफरी क्योंकि शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान, काला नमक चावल बुद्ध का महाप्रसाद, सिद्धार्थनगर जीआई टैग, इलाहाबादी सोरखा, लाल रंग की अंदरूनी बनावट मिठास, मेहनता बाराबंकी बदायूं, शिवालिक और कोसी मेहनता की किस्में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 16 जुलाई 1929 शाही आयोग की सिफारिश पर दिल्ली में हेडक्वार्टर, अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री। सोनालिका और कल्याण सोना ये किसकी किस्में हैं? सोनालिका और कल्याण सोना ये किसकी किस्में? 15-20 मिनट का बचा है, बस 10 मिनट का, अब कुछ ज्यादा नहीं है। कहोगे भैया गेहूं की फसलें जया रत्ना चावल की हो जाती है, जया रत्ना साकेत ये किसकी फसलें? जबकि वरुणा, जय जवान जय किसान ये सब सरसों, जया रत्ना चावल की फसलें। आम की फौजी कौन सी फसल जो पेड़ में बोनी होती है, घर के बगीचे के लिए अच्छी? आम्रपाली, आम्रपाली। पीताम्बरी और लक्ष्मी, लक्ष्मी पीले सोना पीला, तो पीले फसल से याद कर लेना, सरसों की हो जाती है, सरसों की। इलाहाबादी सफेदा संतरा, इलाहाबादी सफेदा लखनऊ 49 जिसको सरदार कह देते हैं, ये अमरूद की किस्में हैं। अरहर की कौन सी किस्म जो लगभग 120 दिन में पक जाती है, 4 महीने में? यूपीएस 120। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 में हेड इसका गठन, नई दिल्ली हेडक्वार्टर। आईसीएआर का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय कृषि मंत्री। अब आगे आ जाते हैं, हरित क्रांति हुई कैसे? इसका जो सबसे ज्यादा हरित क्रांति उत्पादन बढ़ने का कारण रहा वो हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, उच्च उपज देने वाले जो बीज होते हैं। तो मेक्सिकन गेहूं की कुछ किस्में थी, लर्मा रोजो, सोनोरा 64, लर्मा रोजो 64 और सोनोरा 64, इन्हीं बीजों को बोया गया था। ये अधिक उर्वरक झेल सकती थी और गिरती नहीं थी, बोनी किस्में थी, इनके तने भी मजबूत होते थे। जबकि भारतीय गेहूं की कल्याण सोना, सोनालिका, मेक्सिको किस्मों को भारतीय परिस्थिति के अनुसार ढालकर चावल की किस्में IR8 जिसको चमत्कारी चावल कहते हैं TN1, ये फिलीपींस अंतरराष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से आयात की गई थी। HYV बीज क्या होते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन, जल्दी फसल पक जाती है। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भारी उपयोग शुरू किया गया। सिंचाई नलकूप, नहरें, इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता। खरपतवार, कीटनाशक इत्यादि का भी अधिक प्रयोग। इससे क्या हुआ? इसमें बीज, पानी, उर्वरक, कीटनाशक ये पूरा एक पैकेज होता था। नॉर्मन बोरलो विश्व में हरित क्रांति का जनक थे ही अमेरिका के, लेकिन उन्होंने शोध कहां पर किया? मेक्सिको में। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया। चावल की खेती ये साथी ओस, अमन, बोड़ो ये 3 मौसम होते हैं उत्तर पूर्व भारत में, जैसे ओस मई जून में, अमन जून जुलाई में और बोड़ो नवंबर दिसंबर में, शीत ऋतु में भी बोई जाती है। ये पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में चावल की 3 होती है, ओस, अमन और बोड़ो। ओस तो शरद ऋतु में, शीतकालीन में बोई जाती है अमन, और याद रखिएगा मार्च अप्रैल ग्रीष्मकालीन में यह बोड़ो बोई जाती है। पश्चिम बंगाल, असम में। कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल ये फिलीपींस के लास मनोस में, दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र IRRI का यह वाराणसी में है, जबकि गेहूं, मक्का गेहूं सुधार केंद्र यह मेक्सिको सिटी में, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय कटक में, जबकि भारतीय चावल यह तेलंगाना। हैदराबाद भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान पंजाब के लुधियाना में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में हरित क्रांति हो गए सर MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलो विश्व में हरित क्रांति के जनक। चावल की वह कौन सी फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, जिसकी कटाई नवंबर दिसंबर में होती है? ओस, अमन, बोड़ो ये तो पश्चिम बंगाल और असम में 3 मौसम में फसल उगाई जाती है। ओस, अमन, बोड़ो। ओस साथी शरद ऋतु में, ये शीतकाल में,
ये ग्रीष्म काल में जया फसल है जो नवंबर दिसंबर में कटाई होती है जिसकी। IR8 जिसको मिरेकल राइस कहा जाता है, मूल रूप से कहां से मंगाया गया था? मिरेकल चावल, इसको मूल रूप से कहां से मंगाया गया था? हो गए भैया, मिरेकल चावल को फिलीपींस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से आयात किया गया था। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहां पर है? जिसे 2018 में स्थापित किया गया था। भाई अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये तो फिलीपींस में, इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र ये वाराणसी में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया। हरित क्रांति, कुछ प्रमुख फसलें, उनके रोग, कीट और खरपतवार देख लीजिए। गेहूं में रस्ट लगता है, गेहूं में पीला, भूरा और काला रस्ट। इसका कीट क्या होता है? चेपा, दीमक, गुलाबी तना छेदक। तो रस्ट और कर्नल बंट जो होता है, गेहूं में रस्ट और कर्नल बंट, गेहूं में रू का, ऐसे याद कर लीजिए, गेहूं रुक गया, रू, रस्ट, कर्नल बंट। कीट कौन सा होता है गेहूं की फसल का? चेपा, दीमक और गुलाबी तना छेदक। खरपतवार गेहूं का मामा फेलेरिस माइनर, बथुआ जई, ये गेहूं की मुख्य खरपतवार है। आइसोप्रोट्यूरोन, सल्फ्यूरोन, तो जिसके बीच में रोन आ जाए, ये खरपतवार के लिए। जबकि मैंकोजेब, जेब में रखो चलो रोग नहीं लगेगा, तो मैंकोजोब क्या होती है? ये गेहूं की रोग के लिए। जबकि धान खैरा लगता है, ब्लास्ट और झुलसा, खैरा, ब्लास्ट, झुलसा धान में, खैरा, ब्लास्ट और झुलसा। जबकि गांधी बग जो होता है, ये इसका मुख्य कीड़ा हो जाता है, तना छेदक और भूरा फुदका, ये धान के खेत में कीट। सांवा, मोथा, कनका, ये मुख्य रूप से धान के ये खरपतवार है। ब्यूटा क्लोर, जिंक सल्फेट, खैरा रोग के लिए। खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है, जिंक की कमी से। तो क्लोर आ जाए, आइसोप्रोट्यूर, सल्फ्यूरिन, ये गेहूं में लगाते हैं खरपतवार नासी। जबकि ये सब ब्यूटा क्लोर प्रोपेनिल, ये लगाते हैं खरपतवार, जिंक खैरा रोग के लिए। गन्ने के खेत में लगता है लाल सड़न और इसमट करके, पायरिला, तना छेदक, चोटी छेदक, ये कीट होते हैं। दूब घास और मोथा, ये इसमें खरपतवार। जीन याद रखिएगा, सुगर की जीन, गन्ने की जीन, एट्राजीन, सेमेजीन, कार्बेंडाजिम, ये कार्बेंडाजिम जो होती है लाल सड़न के लिए। जबकि मक्के के खेत में तुलसिता, मक्के और गन्ने की पोरी लगभग एक जैसी होती है, तना छेदक। जबकि पत्थर चट्टा सांवा इसकी खरपतवार होती है, इसमें भी एट्राजीन और एलाक्लोर करके जो होता है मक्के खेत में, ब्यूटा क्लोर चावल, फोरेट कीटों के लिए होती है। वहीं साथी डाउ मिड्यू पट्टी झुलसा जो होती है, यह भी मक्के की खेत का तुलसिता रोग। और आपका ये डाउ मिड्यू पत्ती झुलसा, ये किसके होते? मक्के। आर्मी वर्म जो होता है, यह भी मक्के के खेत का। आलू में लगता है अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा। माहू कटुआ कीट, ये आलू के खेत में। बथुआ जो होता है आलू में उग जाता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैंकोजेब, मेटा सिस्टम, ये कीटों के लिए आलू में। जबकि सरसों में सफेद गेरुई, पीली सरसों, सफेद गेरुई और डाउनी मिल्ड्यू, ये मक्के के खेत में भी लगता है। माहू और आरा मक्खी, ये सरसों की मुख्य कीट होती है। सत्यानाशी और बथुआ, ये घास होती है। पेंडी मैथालिन, डाइमेथियाट, ये माहू के लिए, माहू कीट के लिए। अरहर के खेत में उकटा लग जाता है, उकटा जिसको विल्ट डिसीज कहते हैं। और स्टेरिलिटी मोजेक, फली छेदक, प्लमूथ, ये कीट होते हैं। मोथा दूब, इसमें घास होती है। कार्बेंडिजिम, विल्ट रोग के लिए, उकटा रोग जो होता है, कार्बेंडिजिम का प्रयोग किया जाता है। तो धान में होने वाला खैरा रोग, यह किसके कमी के कारण होता है? मैंकोजेब का प्रयोग करेंगे। धान में जब रोग लगेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? जिंक सल्फेट, क्योंकि यह किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग यह जस्ता अथवा जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग यह किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से। लाल सड़न, यह किस फसल का सबसे खतरनाक रोग है जिसमें पूरी फसल बर्बाद हो जाती है? तो लाल सड़न आपने देखा होगा, गन्ने की पूरी जो होती है, यह अंदर से बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हो
खराब हो जाती है, लाल हो जाती है। कार्बेंडाजिम, जो कार्बेंडाजिम होती है, इसका उपयोग लाल सड़न से बचाव के लिए। गेहूं का मामा को नष्ट करने के लिए आमतौर पर किस खरपतवार का प्रयोग किया जाता है? गेहूं की मामा, यह घास है गेहूं के खेत में, फेलेरिस माइनर कह देते हैं। इसके लिए किसका? उसके अलावा जई हो जाती है, बथुआ हो जाता है, यह भी साथी इसका प्रमुख है। एट्राजीन जिंक सल्फेट, आइसोप्रोट्यूरिन ब्यूटाक्लोर। तो इसमें से अच्छे से याद रखिएगा, जो आइसोप्रोट्यूरिन होता है गेहूं के खेत में किसका उपयोग किया जाता है? कहोगे सर आइसोप्रोट्यूरिन का उपयोग किया जाता है ब्यूटाक्लोर चावल में। जीन हो जाता है उसकी शुगर की जीन, शुगर केन में। गंधी बग जो होता है, यह किस फसल को नुकसान पहुंचाने वाला एक मुख्य फसल कीट होता है? गंधी बग करके होता है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। जो गंधी बग होता है, इसमें गंधी बग करके जो हो जाता है, यह किसको नुकसान पहुंचाता है? भाई रस्ट हो गया, कर्नल बंट। जबकि चेपा दीमक, गुलाबी तना छेदक गेहूं को, गंधी बग, तना छेदक, भूरा फुदका, एक भूरा फुदका भी होता है, और गंधी बग, ये चावल को, धान के खेत में गंधी चावल, धान के खेत से गंध आ रही है, ऐसे भी याद कर सकते हो। आलू में होने वाला अगेती झुलसा और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए किस रसायन को उपयोग किया जाता है? आलू में होने वाले मैंकोजोब अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैंकोजोब अथवा ऑक्सीक्लोराइड। आगे आ जाती है जैविक खेती। कुछ खेती होती है जैविक और प्राकृतिक खेती, जिसमें रसायन और कीटनाशकों के बिना खेती की जाती है। इसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग होता है। एक जीरो बजट प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर द्वारा विकसित। इस पर दक्षिण भारत में कोयंबटूर में एक साथी सम्मेलन भी हुआ, कोयंबटूर में। इसमें खाद बीज पर शून्य खर्च होता है। जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा, इससे खेती की जाती है। प्रथम जैविक राज्य सिक्किम, भारत का पहला राज्य। जैविक प्रमाणन, यह जैविक भारत नाम से FSSAI देती है जैविक उत्पादों की पहचान के लिए। जबकि एगमार्क ये 1937 के आसपास से चला रहा है। कृषि उत्पाद जो होते हैं, इनकी एगमार्क लगाकर इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। पौधों के लिए आवश्यक तत्व 17 होते, जिसमें मुख्य पोषक तत्व, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मुख्य पोषक तत्व है। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, तांबा, लोहा, जिंक, तांबा, मैंगनीज, बोरोन, मोलोब्डेनियम, क्लोरीन और निकिल, ये कैसे हो जाते हैं? सूक्ष्म। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। मिट्टी के प्रकार देख लेते। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में गंगा की मैदान, ज्यादा उर्वरक होती है, गेहूं, चावल, गन्ना। काली मिट्टी, जिसको रेगुर सॉइल भी कह देते, कपास के लिए बेस्ट होती है, नमी धारण करने की उच्च क्षमता। लाल मिट्टी, लोहे के ऑक्साइड के कारण रंग लाल, तंबाकू, बाजरा, मूंगफली, दालें। लेटराइट मिट्टी होती है, उसमें स्व जुताई, सेल्फ प्लोइंग क्षमता होती है, यह भारी वर्षा वाले क्षेत्र में। चाय, कॉफी, काजू, रबड़। कश्मीर में साथी करेवा मिट्टी पाई जाती है। हिमनद मिट्टी जो कश्मीर घाटी में, यह केसर आदि उत्पादन के लिए प्रमुख है। कश्मीरी केसर को भोगो, सोपोर और बारामूला में सेब की खेती भी होती है। भारत का पहला जैविक राज्य बताइए। लास्ट चल रहा है बस 5-7 मिनट का। भारत का पहला जैविक राज्य बताइए। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट। जीरो बजट प्राकृतिक खेती, यह किसने, इसके जनक के रूप में जीरो बजट प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कहोगे सर काली मिट्टी, रेगुर सॉइल जिसको कह देते हैं। कश्मीर घाटी में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध मिट्टी, कश्मीर घाटी में, इसको करेवा मिट्टी कह देते हैं। कौन सा तत्व पौधों के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है, मतलब उसकी ज्यादा जरूरत होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे के सारे। लोहा, तांबा, जस्ता, ये सूक्ष्म रूप से चाहिए, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में। नाइट्रोजन कैसे चाहिए?
कहोगे सर अधिक मात्रा में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016, लक्ष्य प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल नुकसान की भरपाई। खरीफ फसलों के लिए किसान द्वारा प्रीमियम 2%, रबी के लिए 1.5%, बागवानी और व्यावसायिक फसलों के लिए 5%। बाकी केंद्र और राज्य सरकार। IVRI बरेली जो है वेटरनरी, इसने साथ ही एक नई फसल, एक नई बछिया का जन्म किया है। एक तो इसने साहिवाल IVF काल्फ, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से 5 साहिवाल बछड़े, पहली बछिया का नाम है गौरी, इसको सफलतापूर्वक, और इसने अभी साथी एक गाय की फसल का भी, इसने गाय की नस्ल भी विकसित की है, जिसका नाम है अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इसको बताऊंगा, जो बरेली, इसको IVRI कुछ करके नाम रखा है, वंदना कुछ करके नाम इसका रखा है, जो एक नई स्वदेशी नस्ल को विकसित किया है, स्वदेशी नस्ल को साथी विकसित किया है। मथुरा में आप देखोगे तो मथुरा में ब्रज क्षेत्र में इसमें साथी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। मथुरा के फरा गरीब की गाय बकरी पर शोध के लिए यहां पर बरबरी और जमुना पारी जो होती है, इन बकरियों पर शोध किया जाता है। जबकि याद रखिएगा उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, यह भी उत्तर प्रदेश का पहला, भारत का चौथा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, जो कि साथी कहां पर स्थित है, यह भी मथुरा में स्थित है। कहां पर? मथुरा में स्थित है। मथुरा। गन्ना चीनी में याद रखिएगा, गन्ने में पहले स्थान पर, चीनी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। जबकि गन्ना अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश की 1912 में शाहजहांपुर में बनी है। जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसान को कितना प्रीमियम देना पड़ता है? रबी फसलों के लिए किसान को कितना प्रीमियम देना पड़ता है? रबी फसलों के लिए किसान को कितना प्रीमियम? तो देखिए, रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए यह 5% प्रीमियम भुगतान देना पड़ता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यह बरेली में। पूछेगा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, यह मखदूम मथुरा में स्थित है। भारत में गन्ना और चीनी उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में 1912 में। भारत की पहली चीनी मिल 1903 प्रतापपुर देवरिया जिले में, पहली देवरिया जिले में। उसके बाद में आ जाता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, चीनी संस्थान कानपुर, गन्ना विकास विभाग लखनऊ। राज्य परामर्शित मूल्य यह साथी FRP के अतिरिक्त होता है, जो 390 रुपए प्रति कुंटल। समुच्च जुताई, यह मृदा संरक्षण की तकनीक है। पहाड़ी ढलानों पर ढलान के समांतर जुताई करना पानी के बहाव को रोकता है, इसको काउंटर प्लोविंग कहते हैं। टेरेस फार्मिंग, ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना, जैसे पहाड़ पर सीढ़ियां। पट्टीदार खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना, यह साथी मिट्टी के अपरदन को रोकती है। शेल्टर बेल्ट, तटीय शुष्क क्षेत्रों में पेड़ों की कतारें लगाना। मल्चिंग, खाली जमीन को पुआल और जैविक पदार्थों से ढकना। बुंदेलखंड में कुछ मिट्टी होती है, जैसे मार, काली मार, रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, पानी सोखने की क्षमता। काबर मिट्टी जो होती है और गहरी काली होती है, मार काली, काबर और गहरी। इसमें रेत की मात्रा थोड़ी कम होती है, किले की ज्यादा। यह बहुत उपजाऊ होती है गेहूं चना के लिए। परवा अथवा परेवा मिट्टी, हल्की रेतीली लाल भूरी रंग की मिट्टी और दोमट का मिश्रण। हमीरपुर जालौन में अधिक ज्वार बाजरा चारा फसलें। राकर सॉइल होती है, यह लाल मिट्टी होती है, राकर जो होती है। पहाड़ों के ढलानों पर क्षारीय मिट्टी है, जैविक तत्वों की कमी, खेती के लिए अधिक खाद की आवश्यकता। दलहन में देखिएगा, अभी साथी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च किया है 11 अक्टूबर 2025 को, 11,440 करोड़, 6 साल के लिए 2025-26 से 23-31 दिसंबर 2027 तक। तुअर, उड़द और मसूर में आत्मनिर्भरता। उत्पादन 350 लाख टन, वर्तमान 250 लाख टन है 2030-31 तक। क्षेत्रफल लगभग 35 लाख हेक्टेयर, अतिरिक्त भूमि टोटल 310 लाख हेक्टेयर तक। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, बीज से बाजार तक 100% खरीद की तूर की दाल, उड़द, मसूर उगाने वाले किसानों को 4 वर्षों तक
100% खरीद की गारंटी। नेफेड एनसीसीपी के माध्यम से एमएसपी पर खरीद की जाएगी। बीज प्रणाली साथी पोर्टल एक उपयोग किया गया जिस पर बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को 88 लाख मुफ्त बीज मिनी किट वितरित, 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण। इसके अलावा 1000 दाल मिल, प्रति यूनिट 25 लाख तक की सब्सिडी। क्षेत्र विस्तार धान के प्रति खेत, तो धान की कटाई के बाद खाली रहते हैं वहां पर दाल उगाने पर विशेष जोर, और इंटर क्रॉपिंग गन्ने और मक्के जैसी फसलों के साथ दाल की खेती को बढ़ावा देना। कुछ उर्वरक होते हैं उसमें कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया में 40%, नैनो और यूरिया में 4%, उच्च उपयोग दक्षता होती है। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है उसमें साथी 18%, 40% फॉस्फोरस होता है। जबकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको किसान का खाद भी कहते हैं, 25 से 26%। अमोनियम सल्फेट, इसमें 21% नाइट्रोजन, 24% सल्फर। एनपीके में 20% फॉस्फोरस, 13% सल्फर और 20% क्या होती है, नाइट्रोजन। एनपीके 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस, 16% पोटाश। जबकि अमोनियम नाइट्रेट इसमें 33 से 35%, नैनो डीएपी 8%, 16% फॉस्फोरस। इफ्को, नेफेड और एफसीआई, डीएपी फॉस्फोरस के लिए होता है, एनपीके नाइट्रोजन के लिए। इफ्को की स्थापना 1967 नई दिल्ली, दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था, यूरिया डीएपी नैनो बनाती है। नाफेड करके 1958 नई दिल्ली, कृषि उपज की मार्केटिंग और खरीद के लिए एमएसपी पर चीजें खरीदता है। एफसीआई भारतीय खाद्य निगम 1965 नई दिल्ली, यह पीडीएस राशन के माध्यम से खरीद, भंडारण और वितरण करता है एफसीआई। चलिए लास्ट है ये, भारत की पहली सफल आधुनिक चीनी मिल 1903 में कहां पर लगी, 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में। पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए ढलान के समांतर जुताई करने की तकनीक क्या कहलाती है। पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को कम करना, इसको काउंटर प्लोइंग कहते हैं, समुच्च जुताई। बुंदेलखंड की किस स्थानीय मिट्टी को रेगुर या काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, तो मार जो होती है इसको रेगुर या काली कपासी मिट्टी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत भारत को किस वर्ष तक दालों में आत्मनिर्भर करना, तो साथ ही इसमें 350 लाख टन का उत्पादन, 310 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती, 11,440 करोड़। दलहन मिशन के तहत बीजों की गुणवत्ता और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया। सामान्य यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा 40% होती है। किस उर्वरक को भारतीय कृषि में किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कह देते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, चीनी संस्थान भी कह सकते हैं, वहां पर शर्करा भी आ सकता है, चीनी भी आ सकता है। हो गए सर, ये कानपुर में स्थित है। पूछेगा नेफेड की स्थापना, नेफेड की स्थापना, तो नेफेड 1958, कृषि उपज का विपणन और खरीद, कृषि उपज का विपणन। एफसीआई हो जाएगा भैया 1965, जबकि 1967 में यह हो जाएगा इफ्को, 1967 में इफ्को। ढलान वाली जमीन पर सीढ़ी नुमा खेती बनाकर खेती करने की तकनीक को सोपानक खेती या टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, टेरेस फार्मिंग। सोपानक खेती या टेरेस फार्मिंग, सोपानक खेती या टेनिस फार्मिंग। अब बस IVRI की जो साथी न्यू काउ वैरायटी है उसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है वृंदावनी। IVRI वृंदावनी नाम है, वृंदावनी। ये गाय की नई नस्ल है, गाय की नई नस्ल जो बहुत ज्यादा दूध देती है साल में। इस प्रकार बच्चा ये आपका जो खेती बाड़ी है, किसानी है, वो होगी पूरी। मुझे लगता है कि कृषि में मैंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी। ये बताइए रस्ट जो होती है या कर्नल, रस्ट अथवा कर्नल
जो करके रस्ट होती है, ये साथी किस फसल में रोग लगता है? उकठा रोग जो होता है, विल्ट डिसीज, ये किस में लगती है? खैरा रोग किस में लगता है? खैरा रोग ये किस में लग जाता है? ये भी बताइए। राष्ट्रीय किसान नीति कब आई? राष्ट्रीय किसान नीति कब आई और राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई? राष्ट्रीय किसान नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति। इससे बेहतरीन मैं नहीं पढ़ा सकता था और इतने से कम समय में नहीं पढ़ा सकता था। मैंने बिल्कुल निचोड़ आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जिसकी वेबसाइट चाहो, 50,000 कोर्स वाले की, 5,000 वाले की, 500 वाले की, 5,000 वाले की, 100 रुपए वाले की, फ्री वाले की, जिसकी चाहो उसकी क्लास देख लो, पूरे इंटरनेट पे सर्च कर लो और फिर आके बताना कि कंटेंट कैसा था, बिल्कुल क्रम से। अब सबसे मेन क्या है, ये तो मैंने आपको ऐसे पढ़ाया, अब इसको आपको रिवाइज करना होगा कम समय में। भाई ये है 282 पेज का, 282 पेज तो आप नहीं पढ़ सकते, क्लास देख सकते हो डबल स्पीड पर। तो रिवाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है?